इस मानवा की स्टार्टिंग में हमें इंटेरोगेशन रूम का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। तभी रूम में पुलिस ऑफिसर आती है और कहती है, मिस्टर जहांगीर। पुलिस ऑफिसर को देखकर बंदा और भी ज़्यादा डर जाता है और घबराते हुए कहता है, दरवाज़ा बंद करो। पुलिस ऑफिसर दरवाज़ा बंद कर देती है और कहती है, तुम मुझे बताओ क्या हुआ था। बंदा कहता है, अगर मैंने आपको बता दिया तो आप मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। पुलिस ऑफिसर गुस्साते हुए कहती है, खुद को बचाने के लिए मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। और फोटो दिखाते हुए कहती है, क्या तुमने सोचा है तुमने अपने परिवार के साथ क्या किया है। वह बंदा फोटो देखकर थोड़ा सा चौंका हुआ होता है और तभी डरते हुए कहता है, पीछे तुम्हारे पीछे। ऑफिसर पीछे मुड़ती है और कहती है, वहाँ कुछ नहीं है। फिर वह बंदा डर के मारे टेबल के नीचे छिप जाता है। ऑफिसर कहती है, जो होंगे मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। वह बंदा सहमा हुआ होता है और कहता है, नहीं। तभी हम देखते हैं कि क्रैक्स में से आंखें निकल रही होती है जो कि पूरे रूम में भर जाते हैं। यह सब देखकर वह बंदा घबरा रहा होता है। ऑफिसर कहती है, मिस्टर जॉन्गे। फिर हमें ऑफिसर का चेहरा दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा डरावना होता है। इस वक्त तक वह बंदा बुरी तरह से डर गया था और पागलों की तरह हरकत करने वाला लगा था। वह टेबल को फेंकते हुए कहता है, मेरे पास मत आओ। फिर वह अपने हाथ को मुंह के अंदर डाल लेता है जिससे उसका सांस आना बंद हो जाता है। और पुलिस ऑफिसर कहती है, मदद करो, कोई मदद करो। फिर सीन चेंज होता है। कोई पूछ रहा होता है, फिर क्या हुआ। दूसरा बच्चा कहता है, जब दूसरे पुलिस ऑफिसर आए उसने अपने आप को मार लिया था। दूसरा बंदा डरते हुए कहता है, तुम भूतिया कहानी बहुत ज़्यादा ही अच्छे से सुनाते हो। मुझे लगता है मैं आज बिस्तर गीला करने वाला हूँ। बिन बिन बोलता है, तुम्हें यह भूतिया कहानी लग रही है। यह खबर पुलिस डिपार्टमेंट से फैली और फिर इंटरनेट पे वायरल हो गई। और जहाँ तक मुझे पता है यह केस इंटरनेट में एक फ़ोटो की वजह से स्टार्ट हुआ। जिन लोगों ने वो फ़ोटो देखी वो सारे मारे गए। दूसरा बंदा डरते हुए कहता है, कैसी फ़ोटो। बिनबिन कहता है, रुको, मैं तुम्हारे लिए ढूंढ देता हूँ। दूसरा बंदा बिनबिन से फ़ोन लेते हुए कहता है, रुको, अगर तुमने अभी जो कहा वो सही है तो हम उस फ़ोटो को नहीं देख सकते। वहीं पर बैठा हुआ एक बंदा कंप्यूटर पर सर्च करके बोलता है, क्या यह वही है जिसके बारे में तुम बात कर रहे थे। वे दोनों बच्चे उस फोटो को देखकर डर के मारे चीख पड़ते हैं। फिर हम उस बंदे का चेहरा दिखाया जाता है जिसका नाम सिंजी है। यह हमारे इस स्टोरी का एमसी भी है। वह कहता है, चिंता मत करो, कुछ नहीं होगा। वे दोनों डरते हुए कहते हैं, तुम इतने श्योर कैसे हो सकते हो। जवाब में सिंजी कहता है, अगर इस पिक्चर को देखकर तुम मरते तो यह दुनिया कब खत्म हो चुकी होती। और चेयर से उठते हुए कहता है, तुम लोग मजे करो, मुझे जाना है। उसे जाते देखकर एक बच्चा कहता है, तुम इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो, तुम्हें पढ़ना नहीं है क्या। सिंजी कहता है, नेक्स्ट टाइम। फिर सीन चेंज होता है। हमें सिंजी के अपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। एमसी रूम में एंटर करते हुए कहता है, मेरा नाम युवान सिंजी है। मैं पहले एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट हुआ करता था जो कि नॉर्मल लाइफ में बिता रहा था पिछले वर्ल्ड में, जब तक मुझे वह बुक नहीं मिली और मैंने अपनी क्यूरियोसिटी में उस बुक को खोल नहीं दिया जिसका नाम अर्बन लेजेंड्स था। उसे खोलते ही उसके पास एक पेंडेंट आ जाता है। फिर मैं इस वर्ल्ड में आ गया। मेरे ओरिजिनल पेरेंट्स एयर क्रैश में मारे गए थे और उन्होंने इतने पैसे छोड़ गए थे कि मैं अपनी पूरा जीवन बिना चिंता के बिता सकूं। पर मेरी ज़िंदगी खतरे में है इस बुक के कारण। इसमें मुझे सिर्फ 30 दिन दिख रहे हैं मेरे जीवन के और वह घट रहे धीरे धीरे करके। फिर हम एमसी को देखते हैं जो पेंडेंट को पकड़ता है जिसके कारण वो नोटबुक उसके पास आ जाता है। वह उस नोटबुक को खोलता है जिस पर कुछ नियम लिखे थे। नियम के अनुसार मुझे भूतिया कहानी लिखनी होगी जिससे मुझे गुड्स एंड इविल पॉइंट्स मिलेंगे जो मेरे जीवन के दिन बढ़ाने में मदद करेंगे। कुछ दिन ऑब्जर्व करने के बाद मुझे पता चला है जब तक कोई भूतिया कहानी इस नोटबुक में लिखी होगी तब तक वह रियलिटी में भी होगी। मेरा पहला स्टोरी का इंस्पिरेशन मुझे बगल वाले रूम में रहने वाले डोमेस्टिक वायलेंस के पीड़ित माँ और बेटी से मिली। फिर हमें स्टोरी दिखाई जाती है जो एमसी ने लिखा था। नोटबुक के पास एक और मैजिकल फीचर है। जो बंदा इसका शिकार बनेगा
उसका एक्सपीरियंस बुक में लिखा जाएगा, एक पेज एक बंदे के लिए, और 2 गुड एंड इविल पॉइंट्स प्रत्येक बंदे के लिए, और स्टोरी के इम्पैक्ट के कारण उसे लोअर पॉइंट्स मिलेंगे, जो कि 300 से 400 होगा। फिर एमसी किताब बंद करता है और कहता है, यह कहानी मुझे कम पॉइंट दे रही है। 1 महीने हो गए हैं और मेरा लाइफ स्पैन सिर्फ 30 दिन से 90 दिन हुआ है। मुझे अब नया और अच्छा कहानी सोचना होगा जिससे एविल को पनिश किया जाए। नहीं तो अगर एक दिन लाइफ स्पैन 0 हो गया, मैं डर रहा हूँ मरने से। फिर हमें एमसी के मरने का सीन दिखाया जाता है। फिर हमें अगले सीन में सिंजी के क्लास को दिखाया जाता है। एमसी क्लास में सोया हुआ था। उसके दोस्त उसे उठाते हैं, बोलते हैं क्लास खत्म हो चुकी है, क्लास खत्म हो चुकी है, जग जाओ। एमसी उठता है और सोचता है पिछली रात में सुबह 3-4 बजे तक जगा हुआ था इंस्पिरेशन ढूंढने के लिए। एमसी क्लास से जाते हुए सोचता है घोस्ट क्लब से भूतिया कहानी का इंस्पिरेशन लेना नामुमकिन है। वह क्लब में सभी सिर्फ गेम खेलते रहते हैं। मैं उन्हें मैसेज कर देता हूँ कि मैं नहीं आज आ पाऊँगा। एमसी ग्रुप पे मैसेज कर देता है। तभी एक गले से उसको आवाज़ आती है, तुम्हें मरना है क्या? और पीला बाल वाला बंदा चश्मिश को मारते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई टीचर को कंप्लेंट करने के लिए? मैंने तुमसे सिर्फ 50 युआन लिए थे। चश्मिश कहता है, ब्रदर रेन, मैं गलत हूँ, मुझे मुझे मत पीटो। तभी पीछे से एमसी कहता है, हे, तुम 5 लोग मिलकर एक बंदे को मार रहे हो, शर्म नहीं आ रही? फिर पीले बाल वाला बंदा चिल्लाते हुए कहता है, तुम कौन हो? तुम्हें मरना है क्या? और दूसरा बंदा कहता है, युवान सिंची। एमसी कहता है, ओह, तो तुमने पहचान लिया? फिर एक बंदा पीले बाल वाले को कहता है, रुको, लास्ट सेमेस्टर 5 बंदों ने इससे लड़ाई की थी, 3 अब भी हॉस्पिटल में है और एक अब भी स्कूल से छुट्टी ले रहा है। यह बात सुन के पीला बाल वाला बंदा वहाँ से चला जाता है। फिर चश्मिश एमसी को थैंक्स कहता है। एमसी जाते हुए सोचता है, मुझे तुम्हें थैंक यू कहना चाहिए कहानी के इंस्पिरेशन के लिए। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है जो कि कंप्यूटर पे बुलिंग के बारे में सर्च कर रहा होता है और वेबसाइट पर डाटा देके कहता है, बुलिंग इंसिडेंट हर जगह है, चाहे तुम किसी भी वर्ल्ड में हो। फिर एमसी अपना स्टोरी लिखना स्टार्ट करता है जिससे उसे 30,000 लेजेंडरी पॉइंट्स मिलते हैं। उसमें लिखा होता है, आधी रात में एक वेबसाइट अपेयर होगा। उस वेबसाइट पे तुम्हें अपने एक ऐसे आदमी का नाम लिखना होगा जिससे तुम बहुत ज़्यादा ही नफरत करते हो। फिर तुम्हारे सामने एक लड़की आएगी जो कि अंडरवर्ल्ड से होगी, जिसका नाम होगा यू मिंग, और वो उस व्यक्ति को ख़त्म कर देगी। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोग मिलकर एक लड़की को बुली कर रहे होते हैं और दूसरी लड़की कहती है, हमने तुम्हें स्कूल आने से मना किया था ना। वे सब बुली करते वक्त यह सब रिकॉर्ड कर रहे थे। वही लड़की कहती है, तुम इतनी बदसूरत दिखती हो और स्कूल आके सबका दिन खराब कर रही हो। मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं मर जाती। रिकॉर्ड करने वाली लड़की कहती है, तुमने मेकअप लगाना भी शुरू कर दिया है। यह सब सुनकर वह लड़की रोने लगती है। फिर इसी को कहती है, इसका फोटो लो, अगर मैंने इसे सड़क पर देख लिया तो मुझे लगेगा मैंने किसी भूत को देख लिया है। फिर गुड़िया अपने बैग से एक लाल फूल निकालती है और कहती है, इसी गुरु हुई, तुमने मुझे मजबूर किया है। यह सुनकर इसी गुरु कहती है, क्या बकवास है। फिर वह गुड़िया के बाल को पकड़ते हुए कहती है, क्या तुम मुझे इस फूल से मारने वाली हो? और फिर हंसने लगती है। हम देख पाते हैं कि गुड़िया ने फूल के सारे पत्ते तोड़ दी होती है। फिर गुड़िया कहती है, हुई, तुम ठीक हो? फिर हमें हुई का चेहरा दिखा जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ही डरावना था। सब हुई का चेहरा देख कर कहते हैं, भूत, और वहां से भाग जाते हैं। हुई बहुत ज़्यादा ही पागलों जैसी हरकत कर रही थी और यह सब चीज़ कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा था। अगला सीन हमें प्रिंसिपल ऑफिस का दिखाया जाता है। कोई गुड़िया से पूछता है, क्या तुम इस वीडियो में हो? गुड़िया घबराते हुए कहती है, हाँ, मैं ही हूँ। असिस्टेंट कहती है, आज सुबह 8 बजे से एबनॉर्मल डेथ की संख्या 200 से बढ़ चुकी है। जैसे कि हुई, उसके टेस्ट में पता चला है कि उसके मरने का कारण ब्रेन डेथ है, पर उसका कोई भी सिम्टम नहीं था और तुम इकलौती सस्पेक्ट हो जिसे स्पेशल डिपार्टमेंट में रखा गया है। फिर क्विंजी कहती है, क्या तुमने योमी गर्ल से कांटेक्ट किया था? मुझे उस बारे में और बताओ।
असिस्टेंट कहती है उस औरत की ओर इशारा करते हुए, सिर्फ यही है जो तुम्हें बचा सकती है। मैं आशा करती हूँ कि तुम झूठ नहीं बोलोगी। गुड़िया कहती है, ओके। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। गुड़िया कहती है, कुछ दिन पहले आधी रात को एक पोस्ट अपेयर हुआ आर फोरम पर, जिसे ना ही एडिट किया जा सकता था और ना ही डिलीट, और वह तुरंत ही पिन हो गया था। उसमें योमीगल की भूतिया कहानी थी। शुरुआत में सभी ने सोचा था कि यह कोई गेम या एनिमे का प्रमोशन है, और किसी ने भी इस पर विश्वास नहीं किया था। मैं आधी रात तक रुकी हुई रही, फिर उस लिंक पे क्लिक कर दिया और मेरे सामने एक पेज आया जिस पे लिखा था, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे दुश्मनों को मार दूंगी। मैंने जल्द ही इसी गुरु का नाम लिख दिया। मुझे पता था कि ऐसी चीज़ें पर विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें रियलिटी में एग्जिस्ट करती तो यह लोगों को चोट पहुंचा सकती थी। गुड़िया एंटर पे क्लिक करने से घबरा रही थी, लेकिन फिर उसे याद आता है जब उसने टीचर्स को इस बारे में कंप्लेन किया था तो टीचर्स ने उल्टा उसे सुना दिया कि सिर्फ तुम ही इसमें क्यों फंस रही हो। उसने उस बारे में मम्मी को भी कहा था। मम्मी ने उसे थप्पड़ मारते हुए बोला कि मैं इतना मेहनत से तो तुम्हें पढ़ा रही हूँ और तुम ट्रांसफ़र की बात कर रही हो। और इसी गुरु ने उसे बुली करना नहीं छोड़ा। यह सब सोचते हुए गुड़िया एंटर पे क्लिक कर देती है और मैसेज चला जाता है। फिर एक सेकेंड बीतता है, फिर दूसरा और तीसरा, लेकिन कुछ नहीं होता है। गुड़िया रोने लगती है कि उसने उस फालतू बात पे विश्वास कर लिया। अचानक से उसे चक्कर आने लगते हैं और उससे आवाज़ आती है, क्या तुम मुझे ढूंढ रही हो? तभी उसके सामने एक लड़की आती है। गुड़िया उसे देख के पूछती है, क्या तुम अंडरवर्ल्ड से हो? योमी गर्ल बोलती है, हाँ। और आगे कहती है, मुझसे डरो मत, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम ख़त्म करने आई हूँ। फिर योमी गर्ल गुड़िया के पास जाके एक फूल देती है और कहती है, पकड़ो इसे, इससे इसका पता तोड़ने से हम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे। गुड़िया उससे घबराते हुए फूल लेती है। योमी गर्ल कहती है, जिससे तुम्हारी शिकायत होगी वह तुरंत गायब हो जाएगी और नर्क में चली जाएगी, लेकिन ग्रजेस रखने से तुम्हारा सोल भी हेल में जाएगा। यह सुनकर गुड़िया चौंकते हुए कहती है, क्या? योमी गर्ल रिप्लाई में कहती है, दूसरे को कर्ज करने से तुम्हारा भी निगेटिव कर्मा बढ़ता है, जिससे तुम्हारी सोल प्योर लैंड में एंटर नहीं कर पाएगी मरने के बाद। और योमी गर्ल गुड़िया के पीछे आके कहती है, इसके पत्ते तोड़ना है या नहीं ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है। और फ्लैशबैक ख़त्म होता है और गुड़िया रोते हुए कहती है, मुझे जब होश आया तो मैं बेडरूम में थी। तभी क्विंजी अपनी पावर यूज़ करती है और देखती है कि गुड़िया के शरीर में एक कर्स है। फिर वह अपने हाथ से ग्लव्स निकालती है और सोचती है कि मेरी असिस्टेंट का स्पिरिचुअल पावर लेवल बहुत ही कम है, वह इस कर्स को अच्छे से नहीं देख पाएगी, मुझे खुद ही कुछ करना होगा। असिस्टेंट चौंकती हुई सोचती है, लॉर्ड क्विंसी ने क्या देखा? वह थिपिंग मेटल यूज़ करना चाहती है। ऐसा कहा जाता है कि वह हाथ किसी भी चीज़ को चुरा सकता है, चाहे वह कुछ भी हो, फिजिकल ऑब्जेक्ट या स्पिरिचुअल पावर। क्विंसी कहती है, हिलना मत, मैं तुम्हारा कर्स निकालने आई हूँ। असिस्टेंट सोचती है, इस पावर को यूज़ करने से यूजर से भी उसकी कोई चीज़ चुरा ली जाती है, जैसे कि क्लॉथिंग्स या उसके करीबी लोग। क्विंसी कर्स को निकाल रही होती है, कर्स बाहर आ ही रहा होता है, तभी वह कर्स ब्लास्ट हो जाता है, जिससे ऑफिस की खिड़की के शीशे टूट जाते हैं। तभी एमसी को पता चलता है कि किसी ने उसके कर्स के साथ छेड़खानी की है। वह अपना पावर यूज़ करता है, जिससे वो पूरे स्कूल के बच्चों की बातें सुन सकता था। बच्चे बातें कर रहे थे, क्या हुआ? लग रहा है प्रिंसिपल ऑफिस का शीशा टूटा है। दूसरा बच्चा कहता है, क्या तुमने सुना? इस यूनिवर्सिटी में एक बुली गर्ल इस गुड़े हुई अचानक से मारी गई, किसी ने गुड़िया को ऑफिस में बुलाया है। यह सब सुन के एमसी सोचता है, गुड़िया, यह पहला नाम था योमी पेज पर। वह पहले थी जिसने योमी से कांटेक्ट किया, पर बहुत दिनों से उसने फूल के पत्ते नहीं तोड़े थे। आगे सोचता है, कुछ ही दिनों में 100 से ज़्यादा स्टूडेंट मारे गए। यह कुछ ज़्यादा बड़ा ही नंबर है, पर इससे मुझे पॉइंट्स बहुत कम मिले हैं। दूसरे शब्दों में, नोटबुक के नज़रिए से बुलिंग डोमेस्टिक वायलेंस से कम खतरनाक है और मुझे लेजेंडरी पॉइंट्स कमाने में प्रॉब्लम हो रही है। पर मुझे अभी लाइफ स्पैन की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे समझ में आ चुका है कि मुझे अपने लाइफ स्पैन को कैसे बढ़ाना है। एमसी अपने नोटबुक की ओर देखते हुए कहता है, कल रात मैंने अपना स्पिरिचुअल पॉइंट्स कुछ बढ़ाए थे
वो अपना पावर बढ़ाता है, लेकिन उसे कुछ महसूस नहीं होता है। उस कारण वो अपने पॉइंट से स्पिरिचुअल पावर और बढ़ाता है। उसका स्पिरिचुअल पावर बढ़ रहा था और गुड एंड इविल पॉइंट्स घट रहे थे। ऐसे करते करते सिंजी ने अपना स्पिरिचुअल पावर 9 पॉइंट से बढ़ा लिया था। तभी एमसी का शरीर अपने लिमिट पे पहुंच जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि एमसी एक बड़ी छलांग मारता है और कहता है, जब मैं जगा तब मेरे सेंसेस इम्प्रूव हो गए थे और मेरा फिजिकल फिटनेस भी बढ़ गया था। और वह लैंड करते हुए सोचता है, अगर मैं ऐसे ही लिखता रहा तो मैं इस दुनिया का सुपर ह्यूमन बन जाऊंगा जो कि इन्फिनाइट लाइफ स्पैन तक जिएगा। अगले सीन हमें स्कूल के बाहर का दिखाया जाता है। क्विंसी गुड़िया से कहती है, यह कर्स बहुत ज़्यादा ताकतवर है जो कि तुम्हारे सोल के साथ बंधा हुआ है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं स्पेशल डिपार्टमेंट से कुछ लोगों को भेजूंगी जो कि तुम्हारे कर्स निकालने में मदद करेंगे। और फिर एमसी की नज़र उन पर जाती है। वह अपना पावर यूज़ करता है जिससे वह उनकी बातें सुन सकता था। वह लेडी वहाँ से जा रही होती है, तभी उसे महसूस होता है कि कोई कर्स उन्हें देख रहा है। वह लेडी पीछे मुड़ती है और कहती है, मुझे लग रहा है कि कोई हमें देख रहा है। एमसी छिपते हुए कहता है, ये कर्स इसको देख सकती है। वो लेडी एमसी की ओर बढ़ रही थी। एमसी सोच रहा था कि वह भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर रखती है। वह घबराते हुए सोचता है, वह कौन है? क्या वह केस को इन्वेस्टिगेट करने आई है? वह लेडी बहुत पास आ गई थी। तभी एमसी को आवाज आती है, पकड़ लिया। तभी हम देख पाते हैं एमसी के दोस्त वहां पे आ गए थे, जो कहते हैं, हमने तुम्हें पकड़ लिया। दूसरा दोस्त कहता है, जैसे ही स्कूल खत्म होती है तुम गायब हो जाते हो। उसके दोस्त उसे क्लब ले जाते हैं। यह सब देखकर वो लेडी सोचती है, क्या मुझे गलतफहमी हो गई थी? फिर वह किसी को कॉल करती है और कहती है, ये मैं हूँ, मैं आ रही हूँ। और वो लेडी वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें घोस्ट क्लब के एक्टिविटी रूम के बाहर का सीन दिखाया जाता है। एमसी कहता है, अब मुझे छोड़ दो। क्या तुम लोग को डर लग रहा है कि मैं यहाँ से भाग जाऊंगा? एमसी के दोस्त कहते हैं, हाँ सही कहा। और क्लब एक्टिविटी के लिए कम से कम 3 लोगों की ज़रूरत है। अगर टीचर हमें रोज अकेले देखेंगे तो क्या कहेंगे हम लोग? एमसी जवाब में कहता है, सॉरी मैं कुछ दिनों से बिजी हूँ। उसके दोस्त एक्टिविटी रूम में एंटर करते हुए कहते हैं, झूठ मत बोलो, तुम सोने के अलावा और क्या करते हो? एमसी जवाब में कहता है, मैं नॉवेल्स लिखता हूँ। और उसके दोस्त पूछते हैं, किस टाइप का नॉवल लिखते हो? एमसी कहता है, सुपर नेचुरल जॉनरा। यह सुनकर उसके दोस्त उत्साह में बोलते हैं, हमें भी दिखाओ, क्योंकि उनके दोस्त को सुपर नेचुरल जॉनरा में इंटरेस्ट होता है। एमसी कहता है, अभी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, खत्म करने के बाद मैं तुम लोग को जरूर दिखाऊंगा। और फिर सोचता है, क्या वो कुछ ऐसा है जो मैं इन्हें दिखा पाऊंगा? फिर उसके दोस्त स्टाइल मारते हुए कहते हैं, तुम शायद अपना मोटिवेशन खो रहे हो। इसके बारे में क्लास बहुत दिनों से बात कर रही है। कहीं से यह तुम्हारी अपनी कहानी के लिए इंस्पिरेशन मिल जाए। फिर वह आगे कहते हैं, वह अर्बन लेजेंड्स की जो आर फॉर्म से आता है, जिसे अंडरवर्ल्ड गर्ल कहते हैं। और वो स्क्रीन पर सर्च करके दिखाते हैं। यह सुनकर एमसी पूरी तरह से टूट जाता है और सोचता है, जिस कहानी को मैंने खुद लिखा है उसी से मैं इंस्पिरेशन लूँ। फिर उसके दोस्त चौंकते हुए कहते हैं, वह वेबसाइट कहाँ गई? क्या इंटरनेट स्लो है? और वे लोग चौंकते हुए स्क्रीन पे देख रहे होते हैं। और एक अपने फ़ोन पे चेक करता है और कह रहा होता है, मेरे पास फुल वाईफाई सिग्नल है। फिर वह सबको अपना फ़ोन दिखाते हुए कहता है, मैं भी आर फोरम में लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ। एमसी यह सब देख के सोचता है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं है, लग रहा है वेबसाइट को ब्लॉक कर दिया गया है। वो आगे सोचता है, यहाँ तक कि प्रिजन के भी कम्युनिकेशंस को ब्लॉक नहीं किया जाता है। क्या वो उन 2 लोगों के कारण हो सकता है जिन्हें मैं स्कूल में मिला था? ये सोच के वो बहुत तेजी से बाहर निकल जाता है। उसके दोस्त बोलते हैं, सिंजी क्या हुआ? सिंजी जवाब देता है, मैं भी ट्रिप पे जा रहा हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं, तुमने हमें फिर से अकेला छोड़ दिया। और वो बहुत ही ज़्यादा तेजी से निकल रहा होता है। तभी वो देखता है कि वो पीले वाला बंदा फिर से चश्मिश को पीट रहा है, वही कारण से कि उसने फिर से टीचर को कंप्लेन कर दिया है। और वो पीले वाला बंदा सिंजी को देखता है और कहता है, तुम फिर से आ गए? और वो चश्मिश कहता है, सिंजी मेरी मदद करो। वो पूरे रोते हुए कहता है, हेल्प। सिंजी कहता है, मैं भी खाली नहीं हूँ। और वो वहाँ से तेजी से निकल जाता है और वो डरते हुए पीछे से देखता है चश्मिश। और वहाँ पे पीले वाला बंदा उसे एक पैर मारता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है सिंजी तुम्हें हमेशा बचाएगा?
वो बंदा सिर्फ मूड पे डिपेंड करता है कि वो किसे मारेगा या किसे बचाएगा। इडियट, एक दिन हो सकता है तो गुस्से में वो तुम्हें भी मारे हम लोग के साथ। एमसी स्कूल के बाहर आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही हाँफ रहा होता है और सोचता है वो जादू नहीं गई होगी, और अपना पावर यूज़ करना स्टार्ट करता है, जिससे वो सबकी बातें सुन सकता था। उसे आवाज़ आती है, आज बहुत ज़्यादा ही होमवर्क मिला है, ये कितना एनोइंग है। तुम्हारा एग्जाम कैसा गया इस बार? कोई बोलता है कि मैं सिर्फ 2 पॉइंट से रह गया, नहीं तो मैं कट ऑफ क्लियर हो जाता था। एमसी ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो रहा होता है और सोचता है हेल्थ कम्युनिकेशन को शट डाउन कर दिया गया है। ये बहुत ज़्यादा ही बड़ी बात है, ये प्रूफ करने के लिए कि उसका पावर बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है मेरे लिए। मुझे कोई रास्ता ढूंढना होगा उसकी आइडेंटिटी को ढूंढने के लिए, नहीं तो मैं अर्बन लेजेंड्स को नहीं लिख पाऊंगा। अगर एक बार भी मैं लिखना बंद कर दिया तो मेरा लाइफ स्पैन रुक जाएगा। अगला सीन हमें सिक्योरिटी डिपार्टमेंट का दिखाया जाता है। एक लेडी क्विंजी को कहती है, आपके इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग हमने आर फोरम को अभी के लिए बंद कर दिया है कि कोई और विक्टिम ना बन पाए। क्विंजी कहती है, वेल डन, लेकिन अभी हेल्थ कम्युनिकेशन वेबसाइट का क्या हुआ? वो लेडी कहती है, हमने नेटवर्क टेस्ट किया पर हम उसे बंद नहीं कर पाए। क्विंजी सोचती है, लगता है कोई और पावर से बचा रही है, और वो बोलती है, ठीक है, लेकिन इस जगह को भी साफ करो और इस जगह से निकल जाओ। आज रात 12 बजे हम वेबसाइट को शट डाउन करेंगे। फिर वहाँ कोई बंदा पूछता है, वो ऑफिसर कहाँ की थी? एक लेडी जवाब देती है, वो चीफ आकोजी ऑफ स्पेशल डिपार्टमेंट थी। कुछ समय पहले सुसाइड के केसेस बढ़ रहे थे, तभी मुझे उस सब केसेस की इंचार्ज थी, पर वो केस को ले लिया गया स्पेशल डिपार्टमेंट के द्वारा। दूसरा बंदा बोलता है, स्पेशल सब्जेक्ट्स? वो लड़की जवाब में बोलती है, स्पेशल डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट है जो कि वियर्ड एक्सीडेंट पे जानकारी लेते हैं। अगला सीन में 11:55 का दिखाया जाता है। स्टूडेंट पूछती है, क्या एक वेबसाइट को ब्लॉक करना इतना डेंजरस हो सकता है? क्विंजी बोलती है, तुमने अभी तक कितना दिन ट्रेनिंग ली है? असिस्टेंट नर्वस होकर कहती है, 3 दिन। क्विंजी बोलती है, तो हायर अप्स ने मुझे एक नए आदमी को भेजा है इस काम के लिए? असिस्टेंट क्विंजी को बोलती है, मैं माफ़ी चाहती हूँ, पर मैं नहीं चाहती थी कि मैं आप इससे छुपाऊँ कि मैं एक न्यू कमर हूँ। क्विंजी कहती है, कोई बात नहीं, पर मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस असिस्टेंट अभी मारे जा रहे हैं स्पेशल डिपार्टमेंट के, और तुम्हें एक क्लास लेनी चाहिए घोस्ट के बारे में, वियर्डनेस के बारे में। असिस्टेंट खुश होकर बोलती है, मैं जानती हूँ, घोस्ट वो है जो पहले आदमी थे और बुढ़ापे के कारण मारे गए। वो हार्मलेस है और यहाँ तक कि बहुत दयालु भी होते हैं। जनरली हम लोग उनसे ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और दूसरी तरफ स्पिरिट, वो भटकी हुई आत्मा होती है। तुम जैसे उनसे मिलो, अगर ताकत है तो उन्हें जल्द से जल्द मार दो, अगर नहीं मार सकते तो वहाँ से भागो और एक रेस्क्यू को बुलाओ जो तुम्हें उसके साथ उसे मारने में मदद करेगा। और फिर वो खुश होकर बोलती है, मुझे लगता है हर सुपरवाइजर से एक भूत को मार सकते हैं। यह सब बात सुन के क्विंजी हंसती है और बोलती है, तो मैं तुम्हें अब बताऊंगी इस दुनिया का कड़वा सच। और कहती है, आदमियों के लिए ये वियर्डनेस को सिर्फ हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते, साथ ही साथ हम इन्हें मार भी नहीं सकते हैं। Only monster can kill the other monsters। लेकिन ह्यूमन का क्या? हम लोग सिर्फ पता कर सकते हैं कि ये वियर्ड किलिंग का कारण क्या है, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा आदमी को मरने से बचा सकें। ऐसी बात करते करते रात के 12 बज जाते हैं और फिर वो वेबसाइट को खोलते हैं और क्विंजी कहती है, तो अपना स्पिरिचुअल पावर रिलीज करो और एंटर पे क्लिक करो। और फिर मुस्कुराते हुए कहती है कि चिंता मत करो, अगर मारी गई तो कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हारे फैमिली को 5 मिलियन गोल्ड पेंशन में मिलेगा। ये सब बात सुन के असिस्टेंट डर रही होती है, लेकिन वो डरते हुए एंटर पे क्लिक कर रही होती है। फिर क्विंजी बोलती है, लेकिन तुम चूज भी कर सकते हो, या तो तुम यहाँ से निकल जाओ। डरते हुए असिस्टेंट एंटर पे क्लिक कर देती है, तभी बहुत ज़्यादा ही पावर रिलीज होता है और उस पावर से बचते हुए सिंजी क्विंजी एक शील्ड बना लेती है, जिससे वे और असिस्टेंट बच जाते हैं और कंप्यूटर वहाँ पे ब्लास्ट हो जाता है। और असिस्टेंट बोलती है, क्या ये खत्म हो गया? क्विंजी कंप्यूटर की ओर देख के बोलती है, ये भूत इतना वियर्ड नहीं है जितना मैंने सोचा था। और तभी हमें कंप्यूटर को दिखाया जाता है जिस पे बहुत ज़्यादा एक क्रीपी चीज़ लिखी होती है, और फिर हमें एक फेस दिखाया जाता है जिसके आँख निकले होते हैं। कंप्यूटर स्क्रीन पे एक अजीब से चेहरे देखने के बाद असिस्टेंट
क्विंसी का हाथ पकड़ते हुए बोलती है, ये क्या है? क्विंसी बोलती है, हेल कम्युनिकेशन शट डाउन करना का प्रोसेस बंद हो चुका है और हमें एक स्ट्रेंज वार्निंग दिख रही है। असिस्टेंट बोलती है, माय लॉर्ड। क्विंसी किसी को कॉल मिला रही होती है, बोलती है, तुम बड़ी हो गई हो, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था। और साथ ही साथ सोच रही होती है कि एक वार्निंग दिखना ये कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो सकता है। आज तक स्पेशल डिपार्टमेंट केस में ये नहीं हुआ था, लेकिन ये कुछ ज़्यादा खतरनाक केस भी हो सकता है। वो किसी को कॉल मिलाती है और बोलती है वो मुझे गलत न सोचें, और कहती है, हेलो होंगिन, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए योमिगल केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। होंगिन यहाँ पे गेम खेल रहा होता है और कहता है, मुझे भी तुम्हारी मदद चाहिए उस आइवर वाले केस को सॉल्व करने में। तुमने सुना होगा, जो भी उस फोटो को देखता है वो मारा जाता है और उसकी संख्या 200 से ज़्यादा हो चुकी है। यह बात सुन के क्विंसी कहती है, ठीक है, लेकिन पहले तुम मेरे योमी गर्ल केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करोगे। ये बहुत ज़्यादा ही सीरियस मैटर है, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। उसके बाद क्विंसी फ़ोन को कट कर देती है और सोचती है, इसने मेरा बात बहुत जल्द ही मान लिया है। उसके बाद हमें एमसी का सीन दिखाया जाता है, जो कि कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है और सोचता है, जो 2 लोग दोपहर में आए थे, उसके बाद आए आर फोरम को क्लोज कर दिया गया है। मुझे लग रहा है योमिगल के इंसिडेंट के कारण जो लोग मर रहे हैं, उसे बचाने के लिए किया गया है। और एमसी बहुत ज़्यादा ही सीरियस होकर कहता है, ऐसा है तो वो आज रात को डायरेक्टली हेल कम्युनिकेशन को ब्लॉक कर देंगे। और वो अपना बुक खोलता है और सोचता है, मुझे लग रहा है वे लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन से है जो कि मिस्टीरियस इवेंट पे इन्वेस्टिगेट करते हैं। लेकिन ऐसा ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करना मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी एमसी को नोटिफिकेशन आता है कि आज के 12 बज चुके हैं और वो देखता है, क्या वेबसाइट अभी तक ब्लॉक नहीं हुई है? और उसके बुक में आता है कि जिग्यांसी स्पेशल डिपार्टमेंट ने ट्राई किया था हेल्थ कम्युनिकेशन में लॉगिन करने के लिए, लेकिन उन्हें ब्लॉक कर दिया गया है। एमसी खुश होकर बोलता है, चलो अच्छी बात है, मेरा आशा अभी तक बची हुई है। एमसी सोचता है, उन्होंने अभी तक हेल्थ कम्युनिकेशन को ब्लॉक नहीं किया है, तो मुझे लग रहा है उन्होंने अंडरवर्ल्ड गर्ल को रोकने का अभी तक कोई भी सोल्यूशन नहीं पाया है। और फिर वो सर्च करने लगता है अपने कंप्यूटर पे, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता है स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में। एमसी नाराज़ होता है और बोलता है, इंटरनेट पे तो कुछ ऐसा भी नहीं है स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में। और वो वहाँ से निकल पड़ता है और सोचता है, मुझे अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना होगा। फिर वो अपने बेड पे बैठ जाता है और कहता है, लास्ट टाइम जब मैंने अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाया था तो मैं अपने बॉडी के लिमिट पे आ गया था, लेकिन इस बार मेरे बॉडी को कैसा महसूस होगा जब मैं अपना स्पिरिचुअल लेवल और बढ़ाऊंगा। तभी वो अपना स्पिरिट पॉइंट्स 9 पॉइंट से बढ़ा लेता है। एमसी चौंकते हुए कहता है, मेरी बॉडी अब पहले से अजीब महसूस हो रही है, लग रहा है जैसे कि ये एक्सपेंड हो रहा है। अब मैं अपने पावर को भी महसूस कर पा रहा हूँ। तभी उसके नोटबुक पे लिखा होता है, प्रमोशन सक्सेसफुल। फिर हमें एमसी को दिखाया जाता है, जो कि बोलता है, ये तो मेरी सोल है, मेरी सोल है जो एक्सपेंड हो रही है और ग्रो हो रही है। तभी एमसी को कुछ महसूस होता है और वो पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन है? मुझे कुछ महसूस हो रहा है। मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है? कौन देख रहा है मुझे? एमसी कहता है, मुझे लग रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। और वो अपने कवर्ड की ओर बढ़ता है और साथ ही साथ सोच रहा होता है, मेरा स्पिरिचुअल पावर बहुत ज़्यादा ही बढ़ चुका है, तो मुझे अब पता चल रहा है कि कोई मुझे देख रहा है। और वो अपने कवर्ड को खोल देता है। कवर्ड को खोलते ही वो बोलता है, ओह, मैं तो भूल ही गया था कि तुम यहाँ पे हो। तभी वो बॉक्स के अंदर देखता है एक आंख से और फिर उस बॉक्स को उठा लेता है और कहता है, तुम इतने नर्वस क्यों हो रहे हो? तुम्हें मैंने ही बनाया है, तुम्हें नर्वस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर वो उस बॉक्स को कवर्ड से निकाल के अपने फ्लोर पे रख देता है और फिर उस बॉक्स को वो खोलता है। वो खोल के जैसे ही देखता है, उसे जोर से एक लात मार के दूर फेंक देता है। तब हम देख पाते हैं उस बॉक्स में एक क्रिएचर है जिसके पास बहुत ज़्यादा ही आँखें है। और भाई ये पैनल भाई बहुत ज़्यादा ही अलग ही है, क्या ही बोलूँ मैं। चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हम देखते हैं उस बॉक्स में से एक अजीब सा क्रिएचर बाहर आता है। फिर सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है वो क्रिएचर अभी कार्टून देख रहा है। फिर एमसी उसके पास आता है और कहता है, कार्टून रात के समय मत देखो,
तुम्हें क्या स्नैक्स चाहिए? एमसी को देखकर वो क्रिएचर डर जाता है और बॉक्स में चला जाता है। एमसी सोचता है कि मुझे डर लग रहा है, तुम बहुत दिनों से इस बॉक्स में हो, कि तुम कहीं बोर ना हो जाओ, तुम्हें बाहर आके टहलना चाहिए। हमें उस क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि बॉक्स में बहुत ज़्यादा ही घबरा रहा होता है और एमसी को मॉमी कह रहा होता है। एमसी सांस लेते हुए कहता है, ये देखने में तो बहुत डरावना हो सकता है, लेकिन ये एक सिर्फ डरपोक बच्चा है। और उसके बाद वो अपना मील करना स्टार्ट कर देता है। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। एमसी उस फ़ोन को उठाता है और कान के पास में रख के बोलता है, हेलो। तभी फ़ोन पे की दूसरी साइड से आवाज़ आता है, तुम जल्दी रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे हो? तुम लाइव स्ट्रीम देखो जल्दी से जाकर। कोई लाइव स्ट्रीम पे एक्सपोज कर रहा है मर्डर रोल ऑफ हैंगवन गर्ल, योमी गर्ल को कैसे बुलाना है। एमसी ये सुन के चौंक जाता है, क्या? फिर हमें बताया जाता है कि वो बंदा अभी लाइव स्ट्रीम करने वाला है और हमें रूल बताया है कि योमी गर्ल को कैसे बुलाना है। फिर हम उस बंदे को देखते हैं जो कि कहता है, तुम लोग 1 या 2 मिनट रुक नहीं सकते हो क्या? मुझे पता है कि तुम लोग अभी बहुत ज़्यादा जल्दी में हो देखने के लिए कि मैं सही हूँ या गलत, लेकिन ये शो अभी स्टार्ट होने वाला है। बहुत लोग मुझे कह रहे हैं कि ये हेल कम्युनिकेशन एक फेक है। तुम लोग ने नाम भरा था लेकिन योमी गर्ल कभी भी नहीं आई। लेकिन तुम सब गलत हो, योमी गर्ल एग्जिस्ट करती है इस वर्ल्ड में। एमसी अपने पीसी पे ये सब बातें सुन रहा होता है और वहाँ पे वो बंदा बहुत ही क्रीपेस्ट मार बोलता है, तुम सब गलत हो, तुम सब ने कुछ ना कुछ गलती की है। बिकॉज क्योंकि तुमने अभी तक योमी गर्ल को बुलाने के लिए अपना कंडीशन फुलफिल नहीं किया था। योमी गर्ल से मिलने के लिए तुम्हारे अंदर किसी के प्रति ग्रज होना चाहिए, गुस्सा होना चाहिए, तभी तुम योमी गर्ल को बुला पाओगे। और उसके बाद वो क्रीपी स्माइल देने लगता है। और यही सब रूल है योमी गर्ल्स को बुलाने के लिए। अब देखो मैं कैसे बुलाता हूँ। एमसी सोचता है, तो लगता है ये बंदा ने फिगर आउट कर लिया है योमी गर्ल को बुलाने के लिए, जो कि स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं था। अब मुझे क्यूरियोसिटी है, क्या ये योमी गर्ल को बुला पाएगा? फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें हैप्पीनेस ई स्टेट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे क्विंजी बोलती है, एक एक करके सभी मारे गए। उसके बाद वो कॉल को मिलाती है किसी को और कहती है, रेडी हो, जल्दी से लाइव स्ट्रीम को कट कर देना और उसे पकड़ लेना। फिर उसके बगल में जो बंदा रहता है वो बोलता है, क्या तुम्हें लगता है ये जो बोल रहा है वो सही है? क्विंजी बोलती है, हाँ हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले स्पेशल यूनिट ने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ क्रिमिनलों के साथ, लेकिन वो सब योमी गर्ल को नहीं देख पाए। तब मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ था, पर मुझे अब लग रहा है कि क्रिमिनलों का हार्ट उतना ज़्यादा ग्रजेसफुल नहीं था। तभी वो क्विंजी कहती है, उस बंदे ने इसका पता लगा लिया इस रूल्स का। हमें वो नॉर्मल बंदे को अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि नॉर्मल बंदे रूल्स का पता लगा के और मर्डर से बचते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं उनसे जिनके पास सिर्फ स्पिरिचुअल पावर होती है। फिर हमें लाइव स्ट्रीम पे दिखाया जाता है, वो बंदा बोलता है, मैंने इतनी सारी बातें की लेकिन आप में से बहुत बंदे होंगे जो मुझसे विश्वास नहीं कर रहे होंगे, तो अभी बस रुको थोड़ी देर, मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगा। और वो बोलता है, तो सब अभी गौर से देखना, अपनी आंखों को फाड़ के देखना, अभी मैं करूँगा। और वो अपने इंटर पे क्लिक कर देता है और वहाँ पे एक आर फॉर्म अपेयर हो जाता है जिस पे लिखा होता है, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे एनिमी को मार दूंगा। कमेंट सेक्शन में पूरा बाढ़ आ जाता है, क्या ये सही में हो रहा है? नहीं, ये रिकॉर्डेड वीडियो हो सकता है। कोई बंदा बोलता है, जल्दी से लिखो जिस पे तुम्हें बहुत ज़्यादा ही गुस्सा है। और वहाँ पे वो बंदा बहुत ज़्यादा क्रीपीएस में बोलता है, मैंने कर लिया, मैंने कर दिया। उसके बाद वो अपने लाइव स्ट्रीम को थोड़ी देर के लिए रोकता है, बोलता है, मैं अभी तुम्हें ये नहीं दिखाऊंगा। और उसके बाद बोलता है, थोड़ी देर रुको, मैं अब देखने वाला हूँ गर्ल फ्रॉम द अंडरवर्ल्ड। फिर वो जाता है अपने पीसी की ओर और उसके शैडो में लिखा होता है, डेथ 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 डेथ। और वो अपने सांस छोड़ते हुए लिख देता है अपने एनिमी का नाम। और उसके बाद वो जल्दी से एंटर पे क्लिक कर देता है और वो मैसेज डिलीवर्ड हो जाता है। और हमें इस साइड से दिखता है कि ये लाइव स्ट्रीम एंड हो चुका है। सभी बोले, क्या ये खत्म हो गया? क्या ये खत्म हो गया? क्या वो काम कर गई अंडरवर्ल्ड की लड़की? एमसी दूसरी तरफ से बोलता है, लाइव स्ट्रीम को बंद कर दिया क्या है? और वो अपने बुक को खोलता है प्रोग्रेस को देखने के लिए। और उसमें बोलता है, वो बोलता है, जियाओ यान, क्या ये तुम हो? तभी हमें पता चलता है पीछे से उसे कुछ महसूस होता है और हम देख पाते हैं पैरों को। वहाँ पे योमी गर्ल आ चुकी थी।
एमसी को महसूस हो चुका था। वो पीछे मुड़ता है, वो योमी गर्ल को देखता है। योमी गर्ल उस पर अटैक करने के लिए बढ़ती है और नाखून से वो एमसी सोच रहा होता है, योमी गर्ल यहाँ पे क्यों है, ये यहाँ पे क्यों आई है। फिर हमें स्टडी यूटिलिटी रूम का सीन दिखाया जाता है। हम देख पाते हैं दरवाजे के पीछे से एक आंख हमें देख रही होती है। फिर हम देखते हैं वहाँ से वही चश्मिश बंदा निकलता है जो कुछ दिन पहले पिट रहा था और कहता है मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी उसे पीछे कोई खींचता है, जिस कारण उसका फ़ोन नीचे गिर जाता है और वो टूट जाता है। और इस समय हम टाइम देख पाते हैं जो कि 12 बजने ही वाला होता है। वो चश्मे पीछे मुड़ता है और बोलता है तुम सब मरने के लिए डिजर्व करते हो, तुम सब नर्क में जाओगे। क्या किसी ने मुझे नहीं कहा था कि अंडरवर्ल्ड गर्ल रियल होती है। और वो वहीं पे रोने लग, तभी उसका फ़ोन कोई देख लेता है और उसे उठाते हुए बोलता है मैंने सुना था अर्बन लेजेंड के बारे में, वो बहुत ज़्यादा ही पॉपुलर है। क्या तुमने मेरा नाम लिखा था उसमें, बताओ, मेरा जवाब दो। वहाँ पे वो बंदा रेन उसे मारने जा रहा होता है, बहुत ज़ोर से मार रहा होता है। वहाँ पे दूसरी तरफ से चश्मे बोलता है नहीं मैं नहीं आपका नाम लिखूंगा। रेन बोलता है मैं तुम्हें बताया नहीं था क्या, अगर तुमने ऐसी हिम्मत भी की तब मैं तुम्हें नर्क में पहले भेजूंगा। और यहाँ पे वो चश्मिश रो रहा होता है दर्द के मारे। और वो चश्मिश को बोलता है सिंजी ने तुम्हें मार खाते हुए देखा था, लेकिन उसने तुम्हारी मदद नहीं की थी। बताओ मुझे, क्या तुम्हें उससे नफरत नहीं है, बताओ। यह बात सुन के वो चश्मिश बोलता है मैं मैं नफरत करता हूँ उससे, मैं नफरत करता हूँ। और उसके बाद वो उसका नाम लिख देता है। उसे नर्क में जाना चाहिए, वो अगर मुझे बचा देता तो मेरी हालत ऐसी नहीं होती। फिर हम फ्लैशबैक से बाहर आते हैं। उसके बाद वहाँ पे वही सीन चल रहा होता है जब वो योमिका उस पर अटैक करती है। एमसी बोलता है क्या किसी ने अर्बन लेजेंड पे मेरा नाम लिख दिया था, तुम क्या तुम मुझे नर्क में ले जाओगी अब। योमिका रुक जाती है, बोलती है सर आपने मुझे बनाया है, आपने मुझे पावर दी है, मेरी एबिलिटी आपने दी है, मैं आपको नहीं मानूंगी, आप ही रूल हो मेरे लिए। फिर हमें जजमेंट सिस्टम दिखाया जाता है योमिगल के लिए, जिसमें जज खुद एमसी है। सर लेकिन अभी कॉन्ट्रैक्ट साइन हो चुका है, अब आपको डिसाइड करना है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना है या जिसने उकसाया है उसे मारना है। एमसी बोलता है मैं समझ गया, तो किसने मेरा नाम लिखा है। योमिगल बोलती है क्वीन जियाओ सान। एमसी यह सुन के सोचने लगता है ये कौन हो सकता है, क्या मैं उसे जानता हूँ। कोई गिट्टी मारा है हमको। ये इधर इतने चाहने वाले आए हैं, इतने सारे लाड़ चाटने वाले आए हैं, ये कौन मेरा दुश्मन आया है रे। तुम में पावर है तो सारा बाहर आओ, सामने आओ। किसने मेरा नाम लिखा होगा। फिर एमसी सोचता है अगर मैंने कॉन्ट्रैक्ट को अभी के अभी कैंसिल कर दिया और उसे बता दिया कि मेरा कोई चांस नहीं है नर्क में जाने का, तो मैं उन दो औरतों के नज़र में आ सकता हूँ। तो उसे नर्क में जाने दो जिसने मेरा नाम लिखा है। लेकिन मैं ज़रूर जानना चाहूँगा कि मेरा नाम किसने लिखा है, क्या तुम मुझे उसके पास ले जा सकती हो। योमिगल कहती है जैसा आप चाहे सर। फिर योमिगल अपना पावर यूज़ करती है और हम चश्मिश को देख पाते हैं। तभी चश्मिश कहीं और पर टेलीपोर्ट हो जाता है और कहता है ये कौन सी जगह है, मैं कहाँ हूँ। तभी वह योमिगल को वहाँ पे देखता है और बोलता है अंडरवर्ल्ड कर। उसके बाद बोलता है नहीं ये सही नहीं हो सकता, क्या सिंजीन को नर्क में नहीं जाना था, मैं यहाँ पे क्यों हूँ, मैंने फूल के पत्ते के जो तोड़े थे। तभी पीछे से आवाज आती है वेलकम, क्या तुम ही क्वीन जियासान हो। और हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो कि मास्क पहना होता है डरावना सा, और वो बोलता है चलो बात करते हैं कि तुमने सिंजी का नाम क्यों लिखा था हेल्प पेज पे। चश्मिश बोलता है तुम मुझसे ये क्यों पूछ रहे हो, मैं अभी मरने के लिए रेडी नहीं हूँ। सिंजी का क्या हुआ, मैंने सिंजी का नाम लिखा था। वो मास्क वाला बोलता है ओ। तभी चश्मिश बोलता है मुझे पता है क्या हुआ होगा, क्या तुमने मुझे कर्ज कर दिया है। तभी कुछ एनर्जी उसे चारों ओर से घेर लेती है। चश्मिश बोलता है ये क्या है, प्लीज मेरी मदद करो, मेरी मदद करो। तभी योमिगल उसके सामने आती है और गुस्से से बोलती है सर के क्वेश्चन का जवाब दो। वो मास्क वाला बंदा उसे हवा में उड़ा देता है। तभी चश्मिश बोलता है डरते हुए मैं जवाब दूंगा, मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ। उसने मेरी एक बार मदद की थी जब जिन्नर ने मुझे मारा था। फिर जब दोबारा जिन्नर ने मुझे मारा तो उसने ऐसा प्रिटेंड किया कि उसने कभी देखा ही नहीं मुझे।
अगर वो उस समय मुझे बचा लेता तो जिंदगी की कभी हिम्मत ही नहीं होती मुझे मारने की। ये बात सुन के वो बोलता है, ओ तुम सिंजी से नफरत करते हो इस कारण के लिए। और वो उसे उल्टा लटका देता है और कहता है, क्विंग जियाओसान, तुम्हें पता नहीं होगा, मैंने अंडरवर्ल्ड गर्ल को क्रिएट किया है। क्यों? क्योंकि जो बुली होते हैं उन्हें बचाने के लिए। पर तुमने इतनी हिम्मत की, जिसने तुम्हारी मदद की उसका ही नाम तुमने हेल्प पेज पे लिख दिया। लेकिन जिस बुली ने तुम्हें हर्ट किया है वो अब पनिश होंगे, लेकिन तुम भी अपनी सजा से बच नहीं पाओगे। चश्मे ये सब सुन के बोलता है, नहीं मुझे सजा नहीं चाहिए, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे सजा नहीं चाहिए। तभी वो हेल एनर्जी उस तभी वो एनर्जी उसे नीचे गिरा देती है और वो पानी में डूबते हुए बोलता है, नहीं नहीं, मुझे पता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे सजा नहीं चाहिए। तब और उसकी आंख नॉर्मल वर्ल्ड में खुलती है, वो वहाँ पे लेटा हुआ होता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और क्विंजी कहती है, इस फूल में नफरत के अलावा कुछ नहीं है, तुम अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करके देखो। और हम देख पाते हैं वहाँ पे कोई बंदा वो नीचे लेटा हुआ होता है और उसे हथकड़ी बांधी गई होती है। तभी क्विंजी उस फूल को दूसरे बंदे को देती है। दूसरा बंदा उस फूल पे अपना स्पिरिचुअल पावर यूज करता है और कहता है, गरम है गरम है। क्विंजी यह देख के कहती है, ओ तो मुझे लगता है कि इसे सिर्फ वही बंदे तोड़ सकते हैं जिसे ये दिया गया है। हम्म। तभी वो गेमर बोलता है, क्या तुम इसे चुरा नहीं सकती हो अपने हैंड के पावर से? क्विंजी कहती है, मैंने एक बच्चे का कर्ज को चुराने की कोशिश की, पर मेरा मिरर कह रहा है कि अगर मैंने इस फोर्स को चुराया अपनी ताकत से तो मैं जरूर मारी जाऊंगी। यह सुन के वो बंदा बोलता है, क्या क्या तुम कोई साजिश रच रही हो? वो कहती है, ये कोई ऑफिशियल मीटिंग नहीं है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बंदा ये सुन के बोलता है, ओ तुम मजाक नहीं ले सकती हो, और बोलता है, चलो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। यह सब चीज़ एमसी अपने नोटबुक पे देख पा रहा था। एमसी कहता है, मैं हमेशा से सोचता था, क्या इस दुनिया में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एग्जिस्ट करती है? अगर करती है तो वो ह्यूमन को कितना टारगेट कर सकती है? क्या वो डायरेक्टली उसे मार सकती है? लेकिन इस नोटबुक से कम से कम मुझे ये तो पता चल गया कि इस वर्ल्ड में एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर एग्जिस्ट करती है। और वो सब मिलके स्पेशल डिवीजन बना चुके हैं। उसके बाद वो कहता है कि उन लोगों ने अभी तक जियाओ यान और जियाओ आई को ट्रैक कर लिया है, लेकिन अभी तक उन्होंने मेरे बारे में कुछ भी नहीं पता किया है, तो मुझे उन्हें देखते रहना चाहिए। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो मास्क वाला बंदा हमारा एमसी ही होता है, जो कि मुझे पहले से ही लग रहा था। और वो लोग बोट पे होते हैं। योमिगल बोलती है, सर मेरे पास एक और मिशन आ चुका है। एमसी कहता है, हो तो तुम्हें जाना चाहिए यहाँ से। फिर हमें स्पेशल डिपार्टमेंट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एक बंदा बंधा होता है और कहता है, किलर किलर, तुम लोग किलर हो। वहाँ पे क्विंजी कहती है, ये बंदा तुम्हें किलर क्यों कह रहा है, क्या तुमने कुछ किया था? वो दूसरा बंदा कहता है, हाँ शायद, ये मुझे किलर कह रहा है क्योंकि मैंने इसकी बेटी को मार दिया था। क्विंजी कहती है, ओह तो वो शायद वियर्ड इंसिडेंट होगा। दूसरा बंदा बोलता है, हाँ ये तब हुआ था जब मैं स्पेशल डिपार्टमेंट को नया नया ज्वाइन किया था। मैं शॉपिंग पे गया था, लेकिन मुझे एक ऑरा महसूस हुआ इसके बेटे के चारों ओर, और उस समय मुझे वियर्ड चीज़ से बहुत ज़्यादा ही नफरत होती थी। मैं जैसे ही उस चीज़ को डिस्कवर करता था मार देता था। मैंने उसका पीछा किया और उस वियर्ड चीज़ ने मुझे देख लिया था। वो लड़की पहले ही मर चुकी थी और उस वियर्ड चीज़ ने उस पर हावी कर रखा था, तो मैंने उसे मार दिया। लेकिन वह मरने से पहले चिल्ला रही थी, नहीं मुझे मत मारो। वो बंदा चिल से होके आगे बढ़ता है, कहता है, हाँ हाँ मैं तुम्हारी बेटी को मार दिया था, तो अब बदला लेने का तुम्हारे पास एक चांस है। अब तुम मुझे इस हेल्प पेज से मार सकते हो, तुम्हें पता होगा जैसे ही तुम इस पे मेरा नाम लिखोगे नर्क में चल जाऊंगा। और वो बंदा बोलता है, इसे पकड़ो पकड़ो, इसे अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे तुम लोग? ऑफिसर बोलता है, तुम लोग बाहर जाओ। और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। बोलता है, क्या उन्हें अकेला छोड़ना सही रहेगा? ठीक कहती है, हम लोगों से कोई भी अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स हो सके हैं स्पेशल डिपार्टमेंट के। असिस्टेंट करती है, सीक्रेट? हाँ तुम्हें नहीं पता होगा, लेकिन यहाँ पे कुछ आइटम है जिसका नाम है डेथ फाइल, जो कि स्पेशल सेक्शन में रखा गया है। उसमें सिर्फ तुम्हें एक फ़ोटो चाहिए और नाम और डेट ऑफ बर्थ, और उस बंदे को तुम उसी समय मार सकते हो। और
मेरा और होंगिन का नाम ये डुप्लीकेट नाम है। रियल नाम सिर्फ हाईएस्ट अथॉरिटी को पता है, जो कि स्पेशल डिपार्टमेंट में है, और वही सिर्फ हमें वेरीफाई कर सकते हैं। ना ही मैं उसका नाम पूछ सकती हूँ और ना ही तुम लोग। असिस्टेंट पूछती है, तो वो पर्सन कौन है? क्विंजी कहती है, वो बंदा मेंटल सिकनेस से सफ़र कर रहा है। उसने अपनी पत्नी को भी मारा था जब वो पिया हुआ था, तो वो मरने ही वाला है। क्यों ना उसे अच्छे कामों में यूज़ किया जाए। तभी उस सब को कुछ अजीब सा महसूस होता है। सभी चौंक जाते हैं। क्विंजी उस डोर को खोलती है और वो देखती है वहाँ पे योमी गर्ल उस बंदे को फूल दे रही होती है। यह देख के वो पूरी तरह से चौंक जाती है और जल्दी से दरवाजे को बंद करती है। सभी उसे पूछते हैं, अकुजी सामा, आप ठीक हो? क्या हुआ? क्विंजी कहती है, मैं ठीक हूँ। तभी उसे वो दिखता है कि असिस्टेंट के पीछे वही योमी गर्ल है और उसे शांत रहने के लिए कह रही है। क्विंजी ये देख के पूरी तरह से चौंक जाती है और सभी उसे पूछते हैं, अभी क्या हुआ? आगे सोचती है उसे पहले से पता था कि हम लोग कोई ट्रैप बिछा रहे हैं, और कहती है, होंगिन मारना मत सही में। और हमें हेल का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे होंगिन चारों ओर से बंधा हुआ था और बोलता है, क्या यह नर्क है? योमिगल उसके सामने आके बोलती है, तो तुमने अपने जान को रिस्क पर डाला है, तो मैं तुम्हें दिखाऊंगी। और वो हमारा एमसी बोलता है, योमिगल काम पे लग जाओ। तभी वो अपना एक उंगली होंगिन के चेहरे पर डालती है और होंगी एकदम नर्क के गहराइयों में चला जाता है। उसे बहुत से अजीब से चीज़ें पकड़ रही होती है। वो उससे परेशानी हो रही थी, लेकिन वो नीचे जा ही रहा होता है। हम देख पाते हैं एमसी जो मास्क पहना हुआ होता है वो उसके सामने आ जाता है। हांगिन चिल्ला रहा होता है। हांगिन सोचता है, क्या ये नर्क है? तभी हम देख पाते हैं हांगिन चारों ओर से बंधा हुआ था और उसके सामने एमसी का वही मास्क था। वो बोलता है, जो हेल में जो नर्क में आने की कोशिश कर रहा था वो आ गया क्या? हांगिन चौंक के बोलता है, नहीं, नहीं हो सकता, मैंने उसे साफ साफ देखा था। और वो वहां से जग जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है जहाँ पे एमसी खड़ा था। वो उसकी परछाई को ही देख पा रहा था। एमसी उसे देखता है, तभी उसे बहुत ज़्यादा ही शौक लगता है, जैसे कि उसके सोल को कोई निकाल रहा हो। और वो हेल से बाहर आ जाता है। हेल से बाहर आते ही वो पूरी तरह से चौंका हुआ था। उसके चेहरे से पसीने गिर रहे थे। उसकी आवाज़ आती है, लॉर्ड हांगुन, क्या आप जग गए? वो अपने चेहरे में हाथ रखते हुए बोलता है, ओ बच गया। क्विंजी बोलती है, क्या तुमने वहाँ पे कुछ डिस्कवर किया? हांगुन बोलता है, वहाँ पे सिर्फ वाटरफॉल था जो कि नर्क की ओर जा रहा था, और मैंने वहाँ पे डार्कनेस को महसूस किया। मुझे लगा कि मैं अपने लिमिट पे पहुँच चुका हूँ और मैंने अपने शैडो को बुलाया मुझे बाहर निकालने के लिए यहाँ से। और वो और भी चौंकते हुए बोलता है, सबसे डरावना पार्ट तो वो था कि अंडरवर्ल्ड घर हमें देख रही है, हमें उसने वार्निंग दी है। क्विंगी चौंकती है और उसे याद आता है असिस्टेंट के पीछे वाला सीन। हम बोलता है, अब हम क्या करेंगे? अंडरवर्ल्ड गर्ल को पता है, तो क्या वो रूल के हिसाब से मारेगी सबको? क्विंजी कहती है, मुझे बस इतना पता है, अगर सभी अजीब चीज़ों के पास उनका अवेयरनेस आ गया और वे कंबाइन हो गए तो ये दुनिया ख़त्म हो जाएगी। और वो वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे सुपीरियर्स को जल्दी से जल्दी बताना होगा इस बारे में। फिर हमें दूसरे सीन दिखाया जाता है। योमिगल बोलती है, मास्टर, क्या ये सही आइडिया है? एमसी कहता है, कोई बात नहीं, उन्हें पता होना चाहिए कि तुम कितनी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम्हें परेशान ना करे। अगर तुम सही में उन्हें मार देती तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं ये कुछ ज़्यादा परेशानी ना आ जाए। योमिगल बोलती है, ओ। फिर हमें स्पेशल डिपार्टमेंट के थर्ड अंडरग्राउंड फ्लोर का सीन दिखाया जाता है। कोई बंदा कॉरिडोर में चल रहा होता है। उसके हाथ में योमिगल के केस की फाइल होती है। फिर वो एक दरवाजे को खोलता है। जैसे ही वो दरवाजे को खोलता है हम देख पाते हैं कि एक डेस्क पर मेगाफोन रखा हुआ है। वो मेगाफोन की ओर बढ़ता है और कहता है, द वर्ल्ड्स मेगाफोन, मुझे बताओ क्या होगा अगर गॉड ने अंडरवर्ल्ड गर्ल को खा लिया? उधर से आवाज़ आती है कि गॉड की पावर बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ जाएगी। फिर वो बंदा बोलता है, अब मुझे बताओ कि इस दुनिया में
वियर्ड मॉन्स्टर की संख्या हाई है, लो है या वेरी लो है। उधर से रिप्लाई आता है, जो कि हमें दिखाया तो नहीं जाता है, पर हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं, वहाँ पे वेरी लो लिखा हुआ है। फिर वह बंदा बोलता है, तो मैं डेवोरिंग प्लान के लिए वोट करूँगा। फिर हमें स्पेशल डिपार्टमेंट्स इंटेलेक्चुअल ऑफ 12 सर्कल को दिखाया जाता है। वे सब उस बंदे की बातें सुन रहे होते हैं। तभी दूसरा बंदा बोलता है, नहीं, मैं इसके विरुद्ध हूँ। हम लोग योमी गर्ल से कम्युनिकेट कर सकते हैं, और उससे ऊपर भी हम लोग सिर्फ गॉड पे निर्भर नहीं हो सकते हैं मॉन्स्टर को मारने के लिए। तभी दूसरा बंदा बोलता है, अगर तुम मॉन्स्टर से बात भी कर लो तो इससे क्या होगा? क्या मौतें होना बंद हो जाएगी? योमी गर्ल लोगों को जैसे मारती है, ये सबको पता है। पहला नियम है कि योमी गर्ल से वही लोग कांटेक्ट कर सकते हैं जिनके दिल में बहुत ज़्यादा नफरत हो दूसरे के लिए। दूसरा नियम, वे सिर्फ रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच में ही आती है। तीसरा नियम, वो जिस बंदे के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है उसके लिए उसे सिर्फ पत्ते को तोड़ना होता है फूल के। और रूल नंबर 4, योमी गर्ल सिर्फ जियांग सिटी तक ही लिमिटेड है। हम लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कोई नियम से बंधी हुई है। तभी वो बंदा खड़ा होता है, मैं उससे बात करूँगा। तभी सभी लोग उसे घूर के देखने लगते हैं। वो बंदा वो सब देख के थोड़ा सा नर्वस हो जाता है और कहता है, मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना, मैं थोड़ा सा बहक गया था। तभी दूसरा बंदा बोलता है, तियाने, मैं तुम्हारे पर्सनैलिटी को एडमायर करता हूँ। 12 सर्कल में तुम्हारे जैसे ही बंदे की ज़रूरत है, लेकिन भूलना मत, हम लोग सिर्फ यहाँ पे डेंजर में नहीं है, यहाँ पर पूरी दुनिया ही खतरे में है। और हम लोगों को पता लगने नहीं दे सकते हैं कि इस वर्ल्ड में मॉन्स्टर भी एग्जिस्ट करते हैं। अगर गॉड ने अंडरवर्ल्ड गर्ल को डिस्ट्रॉय नहीं किया तो मैं तुम्हारे आइडिया को सपोर्ट करूँगा। तभी दूसरा बंदा सोचता है, ये प्लान फेल नहीं हो सकता। जो भी गॉड के कांटेक्ट में आते हैं, या वो सुपरवाइजर्स हो या मॉन्स्टर, वे तभी के तभी मारे जाते हैं। फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पे कोई आँख उन्हें देख रहा होता है। वो बंदा बोलता है, गॉड, वो सिर्फ एक बहुत ज़्यादा ही ताकतवर मॉन्स्टर है। फिर हमें घोस्ट क्लब एक्टिविटी रूम का सीन दिखाया जाता है। सिंजी और उनके दोस्त वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं और बहुत ज़्यादा चौंके होते हैं, क्योंकि घोस्ट क्लब एक्टिविटी रूम के बाहर बहुत ज़्यादा ही भीड़ लगी होती है। सभी लोग धक्का मुक्की कर रहे होते हैं कि मुझे ज्वाइन होना है इस घोस्ट क्लब में, मुझे ज्वाइन होना है। तभी वे सब सिंजी और उनके दोस्तों को देख लेते हैं और बहुत ज़्यादा ही तिरछी निगाह से उन्हें देख रहे होते हैं। यह सब देखकर सिंजी कहता है, भागो। सभी लोग बोलते हैं, तुम लोग ये लेजेंडरी बीइंग हो, तुम लोग घोस्ट को देख सकते हो क्या? मुझे दिखाओ, योमी गर्ल के तुम लोग कांटेक्ट कर सकते हो क्या? सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं। वे सब 5 मिनट तक दौड़ते रहते हैं, फिर वो सब उनसे छुटकारा पाते हैं। सिंजी के दोस्त थके हुए बोलते हैं, सिंजी, तुम इतने फिट कब से हो गए हो? दूसरा दोस्त बोलता है, मैं तो अभी अपने लिमिट पे आ गया था। सिंजी जवाब में कहता है, मैं भी थोड़ा सा थका हूँ, मैं तुम्हें सजेस्ट करता हूँ कि तुम भी लोग एक्सरसाइज करो, तो तुम्हें भी मेरी जैसी आदत हो जाएगी। तभी सिंजी का दोस्त बोलता है, अब हम क्या करेंगे? जब से आर फोरम वेबसाइट को ब्लॉक किया गया है, तब से सभी लोग को विश्वास हो चुका है अंडरवर्ल्ड गर्ल के बारे में, और ये हम लोग का घोस्ट क्लब भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गया है। मुझे तो बस पुराना ही घोस्ट क्लब चाहिए जहाँ पे मैं आराम से वीडियो गेम्स खेल सकूँ। तभी सिंजी बोलता है, ये दोनों भी ना। तभी हम देख पाते हैं पीछे से कोई लड़की आती है और कहती है, क्या तुम लोग घोस्ट क्लब से हो? क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि मेरे एप्लीकेशन का क्या हुआ जो मैंने दिया था? तब हमें पता चलता है उस लड़की का नाम जिनी है। सिंजी पूछता है, वो कौन है? उसका चश्मे से दोस्त बोलता है, मुझे याद है, ये है जिनी, जिसने अपना एप्लीकेशन भरा था एक और दोस्त के साथ। वो हमारे घोस्ट क्लब में ज्वाइन होना चाहती है। सिंजी का दूसरा दोस्त बोलता है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। जिनी बोलती है, मेरा बेस्ट फ्रेंड भी अर्बन लेजेंड्स पे विश्वास रखता है और उसने भी इस घोस्ट क्लब के लिए एप्लीकेशन भरा था। क्या हम लोग ज्वाइन हो सकते हैं? सिंजी के दोस्त बोलते हैं, हाँ, क्यों नहीं, हमें आपके जैसे ही लोगों की तो ज़रूरत है जो अर्बन लेजेंड्स में विश्वास रखें। आपका घोस्ट क्लब में स्वागत है। दूसरा दोस्त बोलता है, हाँ, तुमने सही कहा, क्या हम लोग अपना कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे हम लोग और भी करीबी दोस्त हो सकें? सिंजी कहता है, रुको भी। तभी उस सभी के मोबाइल पे एक नोटिफिकेशन आता है। संजय सोचता है, ये क्या चल रहा है? तभी हमें पता चलता है कि जेनी के फ़ोन पे कुछ नोटिफिकेशन आया है। संजय पूछता है, क्या मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि तुम किस दोस्त से बात कर रही हो? जेनी कहती है, नहीं, ये कोई दोस्त नहीं है, मैं एक ग्रुप चैट पे हूँ। हम लोग एक गेम खेल रहे हैं एक एक करके, जिसमें बहुत से अलग अलग दोस्त या स्ट्रेंजर्स एक साथ ग्रुप में मिलते हैं और उन्हें एक रैंडम नंबर दिया जाता है और एक एक करके वे सब अपना भूतिया कहानी शेयर करते हैं।
और इससे उन लोगों का स्ट्रेस रिलीफ होता है। इसमें हमें किसी की आइडेंटिटी के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है और हम इसे कहते हैं इट्स योर टर्न। फिर हमें युआन शिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। वो बोलता है मैं अभी स्पिरिचुअल पावर के सेकेंड लेवल पे हूँ और मैं महसूस कर सकता हूँ कि कौन इंसान है और कौन वियर्ड चीज़ है। क्या जिनी के मोबाइल फ़ोन में भी कुछ हो सकता है? तभी वो अपने बुक को देखता है। उसके बुक पे मैसेज रहता है, अगर तुम किसी भी स्पेशल प्रेजेंस को महसूस करो वहाँ से तुरंत भाग निकलो बिना किसी क्यूरियोसिटी को लिए हुए। शिंजी सोचता है बिना किसी क्यूरियोसिटी के, क्या ये मुझे वार्निंग दे रहा है? तभी उसके फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है जो कि घोष क्लब में रहता है। जिनी वहाँ से मैसेज करती है, गाइज क्या हम लोग एक गेम खेल सकते हैं कल? हम चारों और मेरा एक दोस्त। बिनमिन पूछता है कौन सा गेम? शिंजी अपने फ़ोन पे मैसेज देख ही रहा होता है। तभी उसके पीछे से उसका पेट जियाओयन उस पे कूदता है और बोलता है मॉम। शिंजी बोलता है ओ जियाओयन मुझे माफ़ करना, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। उसका पेट ये सुन के बहुत ज़्यादा ही नाराज़ होता है और उसे मारने लगता है। शिंजी बोलता है रुको जियाओयन रुको। उसका पेट बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज़ है और उसकी आँख को बंद कर देता है। फिर जियाओयन टेबल की ओर बढ़ता है और जैसे तैसे करके टेबल पे चढ़ जाता है और शिंजी को बोलता है इधर देखो। शिंजी बोलता है कि तुम क्या दिखाना चाह रही हो? तभी उसका कुछ इवोल्यूशन हो रहा होता है और वो एक बेबी में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह देखकर शिंजी चौंकता है और बोलता है जियाओयन, और उसे पकड़ते हुए बोलता है तुम इवॉल्व हो गए। उसका पेट बोलता है मॉम मॉम। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एबेंडेंट फैक्ट्री के बाहर का सीन दिखाया जाता है। शिंजी और उनके दोस्त वहाँ पे पहुँच चुके होते हैं। शिंजी के एक दोस्त बोलता है चलो यहाँ पे हम लोग एक ग्रुप फोटो लेते हैं। दूसरा दोस्त बोलता है यहाँ पे मज़ा आने वाला है। शिंजी बोलता है इतना चिल्लाओ मत, मैं तुम्हें आराम से सुन सकता हूँ। और बोलता है ये कौन सी जगह है? ये एबेंडेंट बिल्डिंग कितनी पुरानी हो सकती है? उसके दोस्त आगे बढ़ते हुए बोलते हैं ये हम लोग का फर्स्ट रीयूनियन होगा घोस्ट क्लब का। दूसरा दोस्त बोलता है सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारे साथ 2 ब्यूटीफुल लड़कियां भी होगी, बहुत मज़ा आने वाला है। शिंजी सोचता है ये 2 इडियट को पता भी नहीं है ये कितनी अजीब जगह है और कल जो हम लोग जेन से बात कर रहे थे वो तो और भी ज़्यादा वियर्ड था। तभी पीछे से जिनी आती है, बोलती है सॉरी गाइस मैं अभी लेट हूँ। वे दोनों पीछे मुड़ते हैं बहुत ही ज़्यादा खुशी से और एक और बंदा वहाँ पे बोलता है हेलो मेरा नाम क्यू हारेन है। क्यू हारेन को देख के शिंजी के दोनों दोस्त पूरे मायूस हो जाते हैं। क्यू हारेन बोलता है प्लीज़ मेरा ध्यान रखना। शिंजी के दोस्त बोलते हैं क्या ये तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है? जिनी शर्माते हुए बोलती है नहीं हम लोग सिर्फ एक गुड फ्रेंड है। शिंजी ये सब देख के थोड़ा सा शौकता है और कहता है क्या ये एक ऑनलाइन गेम नहीं था? मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग का ग्रुप इस डिप्रेसिंग प्लेस पे क्यों आया है इस गेम को खेलने के लिए। नहीं कहती है हाँ तुमने सही कहा, इट्स योर टर्न। ने गेम पहले तो हम लोग ऑनलाइन खेलते थे लेकिन मैं एडवेंचर की और सुपरनेचुरल स्टोरीज की बहुत ज़्यादा ही बड़ी फ़ैन हूँ और हम लोग इस गेम को एक एडवांस लेवल पर ले जाके खेलेंगे जो कि हमारे घोस्ट क्लब के लिए बहुत ज़्यादा ही मज़ेदार होने वाला है। शिंजी के दोस्त बोलते हैं हाँ मुझे भी कुछ ज़्यादा एक्साइटिंग लग रहा है और बहन क्या तुम मुझे बता सकती हो कि इस गेम को कैसे खेलना है? शिंजी उन सबको थोड़े दूर ले जाके बोलता है तुम लोग अपना ख्याल रखना और सतर्क भी रहना इन दोनों के साथ खेलने से। मैं तुम्हें पहले ही इन्फॉर्म कर देता हूँ मुझे कुछ वियर्ड लग रहा है। उसके दोस्त बोलते हैं तुम बेवकूफ़ मत बनो, वे दोनों बस एक लवर्स है, तुम लोग इतने चिंतित क्यों हो रहे हो? तभी जिनी बोलती है मैं माफ़ी चाहती हूँ, अगर तुम लोग नहीं खेलना चाहते हो तो जा भी सकते हो। शिंजी के दोस्त बोलते हैं हाँ मैं इसमें पार्टिसिपेट करूँगा। शिंजी का दूसरा दोस्त बोलता है शिंजी तुम भी इसमें पार्टिसिपेट करना, नहीं करोगे तो मैं तुम्हें डरपोक मानूंगा। शिंजी बोलता है ठीक है मैं पार्टिसिपेट करूँगा, चलो अंदर चलते हैं। फिर शिंजी सोचता है और कोई तरीका भी मेरे पास नहीं था, अगर मैं इस गेम में पार्टिसिपेट नहीं करूँगा तो मुझे डर लग रहा है कि यहाँ पे आए हुए लोगों का क्या होगा। फिर वे लोग उस बिल्डिंग में चले जाते हैं और कहते हैं चलो हम लोग इस गेम को स्टार्ट करते हैं। शिंजी बोलता है पहले मुझे इस गेम का नियम बताओ। जिनी बोलती है हाँ शिंजी मैं बता रही हूँ। शिंजी सोचता है लेकिन क्या मैं ये सही डिसीजन ले रहा हूँ? इट्स योर टर्न गेम बहुत ज़्यादा ही वियर्ड है और इसके नियम और इस गेम में क्यों लो लेवल और हाई लेवल गेम प्ले है। लो लेवल वर्जन में हम लोग इसे ऑनलाइन ग्रुप में खेलते हैं और एक सभी को एक एक करके अपनी कहानी बताई जाती है, लेकिन हाई लेवल वर्जन में
ये एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट लेवल पे होता है। हम लोग एक साथ मिलते हैं और हाई लेवल वर्जन में 4 लोगों के साथ खेलना होता है। चारों लोग रूम के अलग-अलग कोने में चले जाएँगे और पहला बंदा दूसरे बंदे के शोल्डर पे टैप करके अपनी कहानी बताएगा। फिर ऐसे ही करके दूसरा बंदा तीसरे को। फिर हमें एक दोस्त का सीन दिखाया जाता है, जो बोलता है, "मम्मी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही अंधेरा है। क्या मैं सीढ़ियों से ऊपर जा रहा हूँ?" फिर हमें बताया जाता है कि अगर इस गेम में पार्टिसिपेट करने वाले की संख्या 4 से ज़्यादा है, तो वे सब अलग-अलग फ्लोर के अलग-अलग कॉर्नर में चले जाएँगे। गेम स्टार्ट होगा फर्स्ट फ्लोर के पहले नंबर वाले बंदे के साथ। वो सेकंड फ्लोर के दूसरे वाले बंदे के पास जाएगा और वो अपनी सुपरनेचुरल स्टोरी उसे बताएगा। फिर हमें दूसरे दोस्त को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा ही डर रहा होता है और कहता है, "ये बिनबिन अभी तक क्यों नहीं आया? वे सब कहाँ चले गए?" और उसके पीछे एक हाथ को दिखाया जाता है और बिनबिन उसके पास आके बोलता है, "ओह! तुम यहाँ पे हो?" उसका दूसरा दोस्त बहुत ज़्यादा ही डरा हुआ होता है, बोलता है, "भूत! भूत!" बिनबिन बोलता है, "डरो मत, ये मैं हूँ।" और वो अपनी कहानी को स्टार्ट करता है। मैं नंबर 1 जियाय बिनबिन। मेरे 2 बड़े भाई थे, जो कि एक साथ खाते थे, एक साथ सोते थे। लेकिन एक दिन बड़े भाई नदी में गिर के मारे गए और उसी दिन दूसरे भाई की भी मौत हो गई। तुम्हें पता है कैसे? उसका दूसरा दोस्त बोलता है, "नहीं, मुझे नहीं पता।" बिनबिन बोलता है, "क्योंकि जब मैं रात को सो रहा था, तो मैंने उन्हें बीच से काट दिया कि मैं बीच में सो सकूँ।" ये कहानी सुन के उसका दूसरा दोस्त बहुत ज़्यादा ही डर जाता है। बिनबिन बोलता है, "डरो मत, अब ये तुम्हारी बारी है। अब तुम्हारा नंबर, इट्स योर टर्न, नंबर 2।" और बोलता है, "अब तुम्हें थर्ड फ्लोर पे जाना है और कहानी बतानी है।" फिर हमें शिनजी को दिखाया जाता है। वो सोचता है, "वे सब अभी तक आए क्यों नहीं? अभी तक कोई रिस्पॉन्स भी मुझे पेंडेंट की तरफ से नहीं मिला है। क्या मैं कुछ ज़्यादा ही सोच रहा हूँ?" फिर हमें किसी के हाँफने की आवाज़ आती है। शिनजी बोलता है, "तो तुम आ गई? जिनयू, मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो चुकी है। क्या तुम फ्लैशलाइट को ऑन कर सकती हो?" जिन्नी बोलती है, "हाँ, क्यों नहीं?" और जिन्नी बहुत ज़्यादा ही क्रीपी स्माइल देती है। शिनजी यह देखता है और थोड़ा-सा चौंकता है। जिन्नी अपना स्टोरी बताती है। एक रात 4 लड़के और 1 लड़की घूम रहे थे और बारिश का समय था। 4 लड़के बहुत ज़्यादा ही तेज़ी से चल रहे थे, लेकिन लड़की बहुत ज़्यादा ही धीरे-धीरे चल रही थी और वे सब अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच जाते हैं। 4 लड़के भीगे हुए थे, लेकिन लड़की नहीं। पता है तुम्हें क्यों? शिनजी थोड़ा-सा सोचता है और बोलता है, "क्योंकि वह लड़की कॉफ़िन में थी और 4 लड़के उसे उठा के ले जा रहे थे।" जिन्नी बोलती है, "नंबर 5, तुमने सही कहा, तुम सही हो।" और पूछती है, "क्या तुमने अपने स्टोरी के बारे में सोचा है? फर्स्ट फ्लोर पे जाओ और अपने स्टोरी को बताओ।" जिन्नी बोलती है, "नहीं, मुझे फोर्थ फ्लोर पे जाना है। मैं नियम को नहीं तोड़ सकती हूँ।" और पूछती है, "लेकिन तुम्हारा फ़ोन की बैटरी तो बहुत ज़्यादा ही ख़त्म थी ना, मेरे फ़ोन को यूज़ करोगे?" शिनजी बोलता है, "नहीं, ज़रूरत नहीं है। अपना ध्यान रखना।" और वो नीचे की ओर आने लगता है। फिर वो सोचता है, "सभी लोग कहाँ गए? भूल जाओ, मैं उन्हें बाहर जाके ढूँढता हूँ।" फिर वह उस बिल्डिंग से बाहर आता है और सभी लोगों को वहाँ पे देखता है। उसके दोस्त बोलते हैं, "तो तुम आ गए यहाँ पे? हम लोग अभी-अभी आए हैं यहाँ पे।" शिनजी जिनी को देखता है और बोलता है, "क्या तुम 4th फ्लोर पे नहीं गई थी?" जिनी घबराते हुए कहती है, "मैं डर गई थी। जब हैरन मेरे फ्लोर पे आया था, तो मैंने तुम्हें आवाज़ दी थी सीढ़ियों से, लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला। हैरन और मुझे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था, तो हम लोग जल्दी से नीचे आए और बिनबिन और ज़ाओबिंग को साथ में लेके बाहर निकल गए।" शिनजी सोचता है, "तो यहाँ पे कोई 5th फ्लोर नहीं था क्या?" यह बात सुन के सभी लोग बहुत ज़्यादा ही डर जाते हैं। फिर माहौल को शांत करने के लिए शिनजी बोलता है, "मैं तो बस मज़ाक कर रहा था। क्या मैंने तुम लोगों को डरा दिया?" शिनजी बोलता है, "यही तो इस गेम को एक्साइटिंग बनाता है। अगर जिन्यू डर गई है, तो हम लोग रात बिता सकते हैं।" जिन्यू घबराते हुए बोलती है, "तुम्हारा मतलब क्या है?" शिनजी बोलता है, "घोस्ट क्लब एक साथ इस जगह पे रह सकते हैं आज रात को। जैसा कि भूतिया कहानी में होता है, मेन कैरेक्टर अपने दोस्तों से बिछड़ जाता है और उसके दोस्त खतरे में पड़ जाते हैं।" जिन्नी बोलती है, "नहीं, मुझे यहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा है। चलो हम लोग घर चलते हैं और सो जाते हैं।" फिर वो हैरन से पूछती है, "हैरन, क्या तुम एक घर पे छोड़ दोगे?" हैरन बोलता है, "हाँ, क्यों नहीं?" फिर बिनबिन बोलता है, "ब्रदर नंबर 5, तुम्हारा परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ही अच्छा था।" और बिनबिन के दोस्त बोलते हैं, "ठीक है, तो हम लोग तुम्हें कल मिलते हैं।"
सिंजी वहाँ से जा रहा होता है और उसके दोस्त पूछते हैं, तुमने अभी क्या कहा था कि हम लोग दोबारा जाके खेल सकते हैं? सिंजी सोचता है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वह कौन थी जो कि हूबहू जिन्नी की जैसे दिख रही थी? फिर सिंजी को कुछ महसूस होता है कि उस बिल्डिंग से कोई उसने देख रहा है और सिंजी पीछे मुड़ता है और कहता है, मैं पीछे जाऊंगा और चेक करूंगा वहाँ पे कौन था। उसके दोस्त बोलते हैं, सिंजी तुम्हें क्या हुआ है? तुम हमें छोड़ के क्यों जा रहे हो? और तुम कैसी बातें कर रहे हो? सिंजी बोलता है, मैं जिन्ह्यू और हैरन की बात कर रहा हूँ। उसके दोस्त बोलते हैं, जिन्ह्यू और हैरन, ये कौन है? हम तीनों ही तो सिर्फ यहाँ पे आए थे। सिंजी सोचता है, तो वे लोग कौन थे, जिन्ह्यू और क्यू हैरन? और वो उस फैक्ट्री में चला जाता है। फिर हमें स्पेशल डिपार्टमेंट के सुपर नेचुरल केसेस के बारे में बताया जाता है। क्विंजी कहती है, ये तुम्हारा रिटर्न फेवर है जो तुमने अंडरवर्ल्ड गर्ल के केस के लिए इन्वेस्टिगेट किया था। मैंने पता लगा लिया है ये फोटो कहाँ से फैली है। ये फोटो ली गई है एक आदमी के द्वारा। दूसरा दोस्त बोलता है, ओह, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था तुमसे। लेकिन तुम्हें पता है क्या हायर अप ने क्या डिसाइड किया है अंडरवर्ल्ड गर्ल के बारे में? क्विंजी बोलती है, नहीं, मुझे अभी तक नहीं बताया गया है। और मुझे ये पता है कि हेल कम्युनिकेशन वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन डाल दिया गया है इंटेलेक्चुअल सर्कल के द्वारा। लेकिन ये तो पक्का है कि वे सब उस मेथड को यूज़ नहीं करेंगे जब तक उन्हें ज़रूरत ना पड़ जाए। अब वे सब अपना सोशल पावर का यूज़ करेंगे अंडरवर्ल्ड गर्ल के एग्जिस्टेंस को मिटाने के लिए। जहाँ तक मुझे पता है उन्होंने अब न्यूज़ बदलना भी स्टार्ट कर दिया है जिससे लोग कम ध्यान देंगे अंडरवर्ल्ड गर्ल के बारे में। क्विंजी बोलती है, चलो हम लोग उस बंदे को पकड़ते हैं जिसने इस फोटो को फैलाया है। इस आई वर्ल्ड की फ़ोटो को सील करने के बाद ये लेजेंड भी हमारे लिए कोई समस्या नहीं रहेगा। वो बंदा बोलता है, ठीक है, और उस फोटो को देखता है। उस फोटो को देखने के बाद उस बंदा बोलता है, कितना ज़्यादा ही क्रीपी है। फिर हमें जियांग सिटी के बाउंड्री का सीन दिखाया जाता है। क्विंजी पूछती है, टियानजी 35 ईयर ओल्ड, तुम ही हो ना? क्या तुम ही ने इन दोनों पिक्चर को खींचा था? फिर होंगिन पूछता है, तुम्हें किसने कहा था हमें देख के भागने के लिए और चिल्लाने के लिए? क्विंजी बोलती है, होंगिन, उसके साथ खेलना बंद करो। फिर वह बंदा बोलता है, हाँ, मैं ही था जिसने वो पिक्चर ली थी, लेकिन मैंने उसके साथ और कुछ नहीं किया था। फिर होंगिन उसका बाल पकड़ता है। वो बंदा चिल्लाता है। होंगिन बोलता है, तो मुझे अब अच्छे से बताओ, जब तुमने उस पिक्चर को लिया था तो क्या क्या हुआ था, नहीं तो? वो बंदा बोलता है, हाँ, मैं बता रहा हूँ। वो पिक्चर मैंने जियाओ में के घर पे लिया था। वे दोनों बोलते हैं, जियाओ में, वो कौन है? वो बंदा बोलता है, वो मेरी एक दोस्त है, वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन उस समय मैं उसके घर पे गया था एज अ गेस्ट और फिर हम लोगों ने बात भी की। लेकिन जब मैं बाथरूम जा रहा था तो मुझे कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ क्लोजेट से। मैंने उसे देखा, वह एक मॉन्स्टर जैसा बच्चा था, बहुत ज़्यादा ही डरावना था वो। फिर सीन चेंज होता है। हमें 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है। सिंजी बोलता है, जियाओ आई, बाहर आओ। उसके बुलाने पर भी जियाओ आई बाहर नहीं आती। वो थोड़ा सा घबराता है और सोचता है क्या गलत हो रहा है। तभी उसे कुछ महसूस होता है। वो पीछे मुड़ता है डरते हुए और बोलता है, कौन है वहाँ? वहाँ पे कोई भी नहीं होता है। फिर तभी उसके जस्ट पीछे से एक और आवाज़ आती है, मैं मरना चाहती हूँ, मैं सही में मरना चाहती हूँ। सिंजी बहुत ज़्यादा डर गया था और अपने सर को पकड़ते हुए बोलता है, ये कैसी आवाज़ है, ये कैसी आवाज़ है? और उसके दोस्तों की याद उसे आने लगती है। वो नीचे गिर जाता है, बोलता है, मैं यहाँ पे क्यों हूँ? इस जगह पे मैं क्यों हूँ? और उसके दोस्त उसे नीचे से बोल रहे हैं, ये कौन सी जगह है? क्या हम लोग किसी को भी बुला रहे थे? ऐसा लग रहा है कि सभी की याददाश्त जा रही थी। हमें हैंगिन को दिखाया जाता है जो कि गड्ढा खोद रहा होता है जहाँ पे उस बच्चे को दफनाया गया था। फिर हमें बताया जाता है कि उस बच्चे की उम्र 5 साल है और उसकी बॉडी पूरी तरह से डिकम्पोज हो चुकी है। उसका अधिकतर बॉडी पार्ट्स बोन में बदल चुका है। पेंगुइन क्वीन से क्वेश्चन पूछता है, क्या तुम्हें लगता है कि उस औरत को पछतावा हो रहा होगा क्योंकि वह कह रही थी कि उसे अपने बच्चे को पालना था? क्वीन जी कहती है, पछतावा? वो कैसे पछतावा कर सकती है? क्या तुमने उस फोटो के डिटेल पे नहीं ध्यान दिया था क्या? वह बच्चा को बहुत पहले ही से भूखा रखा जा रहा था मारने के लिए। ये बात सुन के पेंगुइन बोलता है, क्या? अब मुझे डर लग रहा है कि कहीं उसके आगे का जीवन बहुत ज़्यादा खतरनाक ना हो। और हमें उस औरत को दिखाया जाता है जो कि तड़प रही होती है और कहती है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आँख है, वो आँखें मुझे घूर रही है। सब बातें ऑफिसर भी सुन रहे होते हैं। क्वीन जी उन पुलिस ऑफिसर को कहती है, मैं तुम्हें बता दूँ, ये औरत अपने आप को मेंटल इलनेस का बहाना दे रही है जिससे इसका सेंटेंस कम हो सके, लेकिन तुम लोग बेवकूफ़ नहीं बनना। पुलिस ऑफिसर कहते हैं, ठीक है,
पेंगुइन पूछता है, ऐसे तो हम लोग इस आई बॉल के फोटो को पब्लिसाइज कर देते हैं, जिस कारण जो भी पैंट्स पहनने के लायक ना हो वो सब मारे जाए ऐसे ही। क्विंजी बोलती है, ऐसा नहीं हो सकता है, हमें जाके इस फोटो को अब सील भी करना है। और इसी के बाद आई बॉल का केस खत्म हो चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एबेंडेंट फैक्ट्री का सीन दिखाया जाता है। सिंजी सीढ़ियों से ऊपर जा रहा होता है और कहता है, मैं मरना चाहता हूँ, मैं सही में मरना चाहता हूँ। तभी उसे कुछ एहसास होता है और वो बोलता है, मॉन्स्टर। और वो पीछे मुड़ते ही एक जोरदार मुक्का मारता है। कहता है, ये मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे यहाँ से निकलना होगा। और जियावाई को बुलाता है, जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ, ये योमिगल का नाम है। और बोलता है, ये क्या हो रहा है, वो यहाँ पे क्यों नहीं आ रही है, मैं यहाँ पे ऐसे कैसे आ गया, मुझे लग रहा है यहाँ पे कोई मुझे कंट्रोल कर रहा है, मुझे यहाँ पे बिन के साथ होना चाहिए था। तभी उसका फ़ोन रिंग करता है और उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, तुम कहाँ पे हो, मेरे पास आओ। सिंजी सीढ़ियों से नीचे जा रहा होता है। तभी वो फ्रीज हो जाता है और वो कहता है, मैं मूव क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, ये मॉन्स्टर बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग है। और हम देख पाते हैं सीढ़ियों पे हाथ और पैर दोनों के निशान है, वो मॉन्स्टर उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। तभी उसके फ़ोन से आवाज़ आती है, नंबर 5 युवान सिंजी, तुम कहाँ जा रहे हो। सिंजी ये सुन के बोलता है, तुम कौन हो। फ़ोन से आवाज़ आती है, तुम मुझे कैसे भूल सकते हो, मैं नंबर 4 जिन हुई हूँ। तभी उसके पीछे एक परछाई दिखाई देती है। सिंजी के चेहरे पे बहुत ज़्यादा ही पसीना आ रहा होता है। बोलता है, नंबर 4 जिन हुई, क्या ये तुम्हारा इलाका है। तभी हमें किसी लड़की का पैर दिखाया जाता है। तभी सिंजी को चक्कर आने लगता है और वो देखता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ही कॉफ़िन पड़े हुए हैं, जिसमें उसके दोस्त है। और वो ही कहती है, हम लोग तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। सिंजी बोलता है, बिन बिन, जोंगिन, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, चलो उठो, हमें जाना भी है। और वो चक्कर के मारे गिर जाता है और सोचने लगता है, मैं इनका नाम कैसे जानता हूँ, क्या मैं इन्हें सही में जानता हूँ, मैं तो यहाँ अकेला आया था ना। और उसकी याददाश्त धीरे धीरे जाने लगती है। हम देख पाते हैं यहाँ पे उसके दोस्त बोल रहे होते हैं, नंबर 5 तुम यहाँ पे अकेले नहीं थे, हम लोग तुम्हारे दोस्त हैं, हम लोग तुम्हारे अच्छे दोस्त हैं। और यहाँ पे इट्स योर टर्न गेम खत्म होता है और सिंजी यहाँ पे मर जाता है और उसकी याददाश्त भी खत्म हो जाती है सारी। और हम देख पाते हैं सिंजी कॉफिन में लेटा हुआ है। फिर हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि कुछ नोट कर रही होती है और कहती है, क्यों, वे सब अभी तक क्यों नहीं आए। फिर वो अपने कॉइन को टॉस करती है, जिसके एक साइड स्पाइडर का साइन होता है और दूसरे साइड स्टार का कुछ सिंबल होता है। फिर सिंजी की आँख खुलती है, उसकी आँख उसी के घर पे खुली होती है और उसकी आँख खुलते ही वो तुरंत अपने बेसिन की ओर भागता है और उल्टियाँ करने लगता है। और वो अपने आप को देखते हुए कहता है, मैं मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ, लेकिन ये कैसे हो सकता है, मैं तो मर गया था ना, मुझे उस मॉन्स्टर ने मार दिया था, लेकिन मैं दोबारा से जिंदा हो गया हूँ। मैं उस एबेंडेंट बिल्डिंग के छानबीन करने गया था कि वहाँ पे क्या वियर्ड चीज़ हो रही है। तब से मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे जीवन से कुछ गायब हो चुका है, मेरी पूरी मेमोरी खराब हो चुकी है, मुझे कुछ याद क्यों नहीं है। ऐसा लग रहा है कि कुछ बड़ा मेरे जीवन से गायब हो चुका है और ये आई मॉन्स्टर को मैंने ही बनाया है, लेकिन इसने मुझे प्रोटेक्ट नहीं किया। और सिंजी अपने नोटबुक को समन करते हुए बोलता है, चलो अपने नोटबुक में देखते हैं कहीं कुछ लिखा हो। वो अपने नोटबुक को देखता है और थोड़ा चौंकते हुए बोलता है, मेरी लाइफ स्पेन 95 डेज कैसे हो गई, मैंने अपने लाइफ स्पेन को 100 डेज के लिए बढ़ा दिया था और आज के लिए इसकी लाइफ स्पेन 96 डेज होनी चाहिए थी, एक दिन कहाँ से गायब है, क्या ये हो सकता है। तभी उसके नोटबुक में कुछ लिखाता है जो कि होता है कि आपको डेथ के बाद दोबारा से जिंदा किया गया है, जिस कारण आपका एक दिन कंज्यूम हो गया है। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, घोस्ट क्लब एक्टिविटी रूम का। सिंजी वहाँ पे आते ही बोलता है, मेरे मेमोरी के हिसाब से घोस्ट क्लब में मैं ही इकलौता मेंबर हूँ, लेकिन ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, किसी भी क्लब को एस्टेब्लिश करने के लिए कम से कम 3 मेंबर की जरूरत है और मैं चारों ओर देखने के बाद में मुझे लग रहा है कि मैं इकलौता मेंबर तो नहीं हूँ, मुझे वे सब याद क्यों नहीं है। तभी उसे क्लोजेट से कुछ आवाज़ आती है, वह पीछे मुड़ता है और कहता है, कौन। तभी एक लड़की क्लोजेट से बाहर निकलती है और कहती है, हेलो सीनियर। वो खुद को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है, मैं क्यूआन युवाई, मैं अभी अभी इस स्कूल को ज्वाइन की हूँ, मैं सुपरनेचुरल चीज़ों में विश्वास रखती हूँ और मुझे ये क्लब को ज्वाइन करना है। सिंजी सोचता है इसके पास भी स्पिरिचुअल पावर है और सिंजी बोलता है, मैं इस घोस्ट क्लब का इकलौता मेंबर हूँ, ये घोस्ट क्लब कभी भी बंद हो सकता है और ऊपर से तुम यहाँ पे कब से छुपी हुई हो, तुम्हारा इरादा क्या है। युवाई डरते हुए बोलती है, मैं आपको सब कुछ एक्सप्लेन करती हूँ। और कहती है, घोस्ट क्लब में सिर्फ आप ही मेंबर नहीं हो, और भी मेंबर है घोस्ट क्लब के, जब से आप उस एबेंडेंट बिल्डिंग में गए हैं तब से वे सब गायब हो गए हैं।
सिंजी ये सब सुन के चौंकता है और उसकी नोटबुक को लेता है जिसमें उसने सब कुछ लिखा हुआ था, जिसमें शुरुआत में लिखा होता है कि उसने सिंजी को फॉलो किया था अबैंडन बिल्डिंग तक। उसके साथ साथ उसके दोस्त भी थे, बिनबिन और जोंगिन, और उसके साथ एक लड़की भी थी जो कि बच्चे की तरह दिख रही थी और उसका नाम जिंग जिंग था। लेकिन वे सब बाहर ही नहीं आए। सिंजी ये सब देख के थोड़ा सा परेशान होता है और तभी उसे याद आने लगता है उसके दोस्तों का। वो बोलता है मुझे याद है मेरे दोस्त थे, घोष क्लब में और भी मेंबर थे जिसका नाम बिनबिन था, जोंगिन था और वे जिनहुई भी थी जिनके इन्फ्लुएंस पे आके हम लोग ने उस गेम को खेला था और वे सब मारे गए उस मॉन्स्टर के द्वारा। तभी वो पेज को और पलटता है, लेकिन युवाई उससे शर्माते हुए उस बुक को ले लेती है। बोलती है आगे मत देखिए, इस बुक में और भी कुछ है जो मैं आपको दिखाना नहीं चाहती हूँ, पर मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूँ कि मेरा कोई गलत इरादा नहीं है। सिंजी सोचता है क्या मैं इस पे भरोसा कर सकता हूँ, और उसे घोष क्लब का एप्लीकेशन देते हुए बोलता है इसे भर लो और एक्टिविटी रूम का की ले लेना। यूआई उस फॉर्म को लेती है, बोलती है थैंक यू सर, और वो झुक कर सिंजी को रिस्पेक्ट दिखाती है और जाते हुए बोलती है मैं पहले जा रही हूँ, और वो वहाँ से गाना गाते हुए चली जाती है। सिंजी सोचता है लगता है यूआई के पास भी स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन वो अभी फर्स्ट लेवल पर ही है, वो कभी भी अवेकन हो सकती है। लेकिन ये ज़रूरी बात नहीं है, ज़रूरी बात है इट्स योर टर्न गेम। और वो अपने बुक को समन करता है और यूआई सोचती है मुझे पता है पूरे जियांग सिटी में सबसे सेफेस्ट जगह घोष क्लब है, इसी कारण मैं यहाँ पे आई हूँ। मुझे घोष क्लब को ज्वाइन करना है और अपने जीवन को आराम से बिताना है। इस घोष क्लब के प्रेसिडेंट सिंजी सान मेरी सेफ्टी के गारंटर है और इस घोष क्लब को एस्टेब्लिश करना होगा। तभी वो अपना चश्मा उतारती है और कहती है ये दुनिया बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, मुझे सिंजी सान को फॉलो करना होगा, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं फ्यूचर में उनकी गर्लफ्रेंड बनना चाहूँगी। फिर हमें नोटबुक का सीन दिखाया जाता है। सिंजी सोचता है ये बहुत अजीब बात है, उस दिन से ना आज तक 90 पॉइंट्स बढ़े हैं ना ही गुड एंड एविल पॉइंट्स। क्या हुआ है? क्या ये कोई ग्लिच है या लिटिल आई और जाओ आई के साथ कुछ हुआ है? मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाना है पहले तो। वो अंधाधुन अपने स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है और कहता है अगर मैं अपना लाइफ स्पैन बढ़ाते रह गया तो मैं इमॉर्टल तो बन जाऊँगा, लेकिन इस दुनिया में इमॉर्टल बनना बहुत ही बकवास की बात है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। और वो अपना स्पिरिचुअल पावर बढ़ाता है, उसके शरीर में कुछ होता है और वो बोलता है मुझे और ताकतवर बनना है। फिर सीन शिफ्ट होता है, फिर वो अपना आँख खोलता है और हम देख पाते हैं कि उसका स्पिरिचुअल पावर 100 पॉइंट से बढ़ चुका है और वो थर्ड लेवल पे आ चुका है। सिंजी सोचता है मुझे लगता है कि मेरा स्पिरिचुअल पावर अब बहुत ज़्यादा ही स्ट्रांग हो गया है, मैं अब किसी भी चीज़ को कंट्रोल कर सकता हूँ। वो अपने पावर को टेस्ट करने के लिए वो एक चिप्स की ओर अपना हाथ बढ़ाता है और वो चिप्स का पैकेट उसके हाथों में आ जाता है। सिंजी खुश होकर कहता है मेरी स्पिरिचुअल पावर अब किसी भी चीज़ को उठा सकती है या एम्पलीफाई कर सकती है, लेकिन ये बस 10 मीटर के रेडियस तक सीमित है। फिर उसके नोटबुक पे एक मैसेज आता है कि आप ये एबिलिटी को जितना चाहे उतना यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हर सेकेंड में आपका 100 लेजेंड्स पॉइंट घटेगा। सिंजी सोचता है 100 लेजेंड्स पॉइंट पर सेकेंड, ये बहुत बड़ा लॉस है। फिर उसके नीचे लिखा रहता है और आप ये चाहे तो आप मना कर सकते हैं, लेकिन आपको एक अननोन प्राइस पे करना होगा हर बार यूज़ करने से। सिंजी सोचता है एक अननोन प्राइस छोड़ते हैं। फिर वो सोचने लगता है क्या हो अगर मैं इस पे एक अर्बन लेजेंड लिखूँ जिसमें जो लोग मारे गए हैं उसे मैं जिंदा कर दूँ। वो इतना सोचता ही है कि उसके नोटबुक में मैसेज आता है आपके पास इनफ लेजेंड्स पॉइंट नहीं है। सिंजी सोचता है जैसा कि मैंने सोचा था। फिर वो सोचने लगता है जियाबिन, जोंगजिन और क्यू हारेन, उसने इट्स योर टर्न गेम कभी नहीं खेला था, जिन्हीं ने सिर्फ ये गेम खेला था और उसी ने हम लोग को घसीटा था। इस गेम का किलिंग मैकेनिज्म क्या है? मेरे हिसाब से सबसे पहले जिनी मरा, उसके बाद हारेन, फिर मैं, उसके बाद बिन और जोंगिन। लेकिन हमारा फ्लोर तो पहले बिन था, फिर जोंगिन, फिर हारेन और जिनाई और उसके बाद मैं। तो क्या होगा? मुझे लग रहा है नंबर से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस गेम में। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि हम लोग जहाँ पे खेल रहे थे वो उसके टेरिटरी हो? और जहाँ तक मुझे पता है ये गेम तो सिर्फ ऑनलाइन खेला जाता था, तो जिन्हों ने हमें फोर्स क्यों किया एवेंडेंट बिल्डिंग में खेलने के लिए? फिर हमें सिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। वो अपने घर पे पहुँचता है, तभी लिटिल आई मॉन्स्टर उसकी ओर तेजी से दौड़ता है और उसके गोदी में जाके बोलता है मॉमी मॉमी। सिंजी सोचता है मुझे अभी भी कुछ डाउट है इट्स योर टर्न के मॉन्स्टर पे, और हमारा प्रीवियस ग्रुप चैट भी डिस्पेंड कर दिया जैसा कि मैंने सोचा था। मुझे इस गेम को इन्वेस्टिगेट करने के लिए
इस गेम को खेलना ही होगा। और मेरे पास तो एक पावर भी है कि मैं इमॉर्टल हूँ, मैं जितने चाहो उतनी बार जिंदा हो सकता हूँ, मेरा लाइफ स्पेन सिर्फ 1 दिन से घटेगा। फिर वो लिटिल आई मॉन्स्टर उसके हाथ से फ़ोन ले लेता है और वो कुछ कुछ टीपने लगता है। शिनजी उसे कुछ भी नहीं करता है और कहता है तुम ट्राई कर सकते हैं, हम लोग वो गेम खेल सकते हैं। तभी वो जाओ आई वहाँ पे आती है। शिनजी पूछता है जाओ आई क्या तुम यहाँ पे हो? योमिगल कहती है मास्टर आप जैसा आदेश दे। तभी वो योमिगल के हाथ पकड़ता है और उसी जगह पे ले जाता है जहाँ पे वो एबेंडेंट बिल्डिंग थी। वैसे वहाँ पे पहुँच जाते हैं और शिनजी चौंकता है, ये कैसे हो सकता है? यहाँ पे तो पहले एक बिल्डिंग थी, ये रातों रात गायब कैसे हो सकती है? ये हो सकता है कि इट्स योर टर्न ने मेरी मेमोरी को अल्टर कर दिया है। यहाँ पे पहले बिल्डिंग थी, मुझे याद है, अच्छे से याद है। क्या वो इतना ज़्यादा ताकतवर है? तभी योमिगल कुछ स्मेल करती है और कहती है मास्टर यहाँ पे मुझे कुछ फैमिलियर क्रिएचर की स्मेल आ रही है। और वो शिनजी का हाथ पकड़ती है और कहती है हमें अपने घर जाना चाहिए। शिनजी के पसीने छूटने लगते हैं और वो पूछता है क्या तुम्हारे पास इतना पावर है कि तुम उस क्रिएचर से लड़ सकती हो? फिर हमें शिनजी के घर का सीन दिखाया जाता है। वे सब वहाँ पे बैठे होते हैं और शिनजी बोलता है अब हम लोग इट्स योर टर्न गेम को खेलेंगे। और सोचने लगता है जहाँ तक मुझे याद है कि इसका एडवांस वर्जन में लिमिट है, उसमें सिर्फ 4 बंदे खेल सकते हैं या उससे ज़्यादा। लेकिन ऑनलाइन वर्जन में 3 बंदे भी इस गेम को खेल सकते हैं, एक मैं और 2 मॉन्स्टर। ये अलाउ होगा पार्टिसिपेट करने के लिए। पहला नंबर बंदा है जाओ आई जो कि इस ग्रुप को सेटअप करेगी और लिटिल आई को और मुझे बुलाएगी। सेकेंड नंबर बंदा है लिटिल आई और थर्ड मैं। तुम दोनों को मेरे स्टोरी को कॉपी करना है और सुना देना है। हम देखते हैं कि रात के 1:44 हो चुके थे, कुछ भी नहीं होता है। फिर 5 घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, सब लोग वहीं पे बैठे होते हैं। शिनजी सोचता है कि ये दूसरा दिन है, अभी तक कुछ हुआ क्यों नहीं? और वो पूछता है योमिगल से कि मैंने तुमसे अभी तक पूछा नहीं है, मेरे लेजेंड्स पॉइंट अभी तक बढ़े क्यों नहीं है, क्या तुम्हारे साथ कुछ प्रॉब्लम हो रही है? योमिगल बोलती है मास्टर मुझे अभी तक कोई भी नया मिशन नहीं मिला है। शिनजी चौंकता है और सोचता है अभी तक एक भी मिशन नहीं मिला है। योमिगल बोलती है और मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मैं गायब हो जाऊंगी कुछ समय बाद। तभी उस तीनों को कुछ महसूस होता है। तभी उसका दरवाज़ा खुलता है और वहाँ से एक क्रिएचर आता है और वो कहता है नंबर 1 इट्स योर टर्न। शिनजी उसे देखता है और कहता है जाओ आई। योमिगल खड़ी होती है। शिनजी पूछता है क्या तुम ये कर सकती हो? और हम देख पाते हैं योमिगल को, उसकी रेड आइज को। शिनजी सोचता है क्या ये हो सकता है? ये 2 मॉन्स्टर्स है, क्या योमिगल उसे हरा सकती है? तभी वो इट्स योर टर्न वाला मॉन्स्टर योमिगल को पकड़ लेता है। योमिगल बोलती है मास्टर मैं इससे थोड़ी स्ट्रांग हूँ, लेकिन हम लोग अभी इसके रूल के अंदर है तो मैं इसे नहीं मार सकती। तभी हम देख पाते हैं योमिगल की आंखों से खून आ रहा होता है और कहती है मैं इसे नहीं डिफीट कर सकती हूँ, अगर आप मुझे इसका नाम बता दे तो मैं इसे नर्क में भेज सकती हूँ। शिनजी सोचता है इन दोनों के बीच का पावर गैप ज़्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग इसके नियम के अंदर है, इस कारण हम हार सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है, जियाओ इससे ज़्यादा ताकतवर है और ना ही ये लिटिल आई मॉन्स्टर कुछ बिगाड़ सकते हैं। तो इट्स योर टर्न का क्या होगा? सबसे बदतर सिचुएशन में मैं मारा जाऊंगा, लेकिन मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा। तभी वो इट्स योर टर्न का मॉन्स्टर बोलता है नंबर 2 इट्स योर टर्न। नंबर 2 खड़ा होता है, वो लिटिल आई मॉन्स्टर सीधा कूदता है उसके ऊपर और उससे फाइट करने लगता है। वो उसे पकड़ता है, तभी वो इट्स योर टर्न का मॉन्स्टर उसे मारना स्टार्ट कर देता है। इस कारण वो लिटिल आई मॉन्स्टर अपने रियल फॉर्म में आता है और उसे पकड़ के अपने अंदर खा लेता है। ये देखकर शिनजी पूरी तरह से चौंकता है और सोचता है लिटिल आई मॉन्स्टर इतना ज़्यादा ताकतवर है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं था। तो मुझे अब पता चल रहा है कि मेरे लेजेंड्स पॉइंट बढ़ क्यों नहीं रहे थे। अब मुझे इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता क्योंकि इसकी एबिलिटी बहुत ज़्यादा ही ताकतवर है। लेकिन क्या होगा जब इसने एक मॉन्स्टर को खा लिया है, जैसे कि कोई 2 रूल कंबाइन हो चुके हैं। तब इसके नोटबुक में आता है कि तुमने इट्स योर टर्न मॉन्स्टर को खा लिया है और इसके इम्पैक्ट में तुम्हारे पास इट्स योर टर्न गेम का रूल आ चुका है और तुम्हारे गुड एंड इविल पॉइंट्स को बढ़ा दिए गए हैं। शिनजी सोचता है इसने सबकी मेमोरी को मिटाकर बहुत लोगों की जान ली है। और हम देख पाते हैं शिनजी के नोटबुक में
1,80,000 लेजेंड्स पॉइंट को ऐड कर दिया गया था और 70,000 गुड एनेबल पॉइंट्स को, और उसका एक एबिलिटी अनलॉक हो गया था जिसका नाम है इट्स योर टर्न। तभी दरवाजे पे नॉक होता है। सिंजी चौंकता है। दरवाजे से बाहर आवाज़ आती है, कोई अंदर है क्या? मैंने आवाज़ सुनी है। सिंजी बोलता है, अभी सुबह के 2 बजने वाले हैं, कौन अभी दरवाजे को नॉक कर रहा है? वो बोलता है, कौन है बाहर? सिंजी सोचता है, क्या ये हो सकता है कि इट्स योर टर्न मुझे ट्रिक कर रहा है और मैं कोई अभी अबेंडेंड बिल्डिंग में हूँ? नहीं हो सकता ये, क्योंकि नोटबुक ने ऐसा कुछ मुझे इन्फॉर्म ही नहीं किया है। उसने बोला है कि लिटिल आई ने उस मॉन्स्टर को खा लिया है। तभी वो डोर के होल से देखता है, वहाँ पे एक बंदा होता है। वो बोलता है, मैं जियाओ सॉन्ग हूँ, मैं अभी अभी तुम्हारे पड़ोस में शिफ्ट हुआ हूँ। मैं तुमसे रात में नहीं मिलना चाह रहा था, मैं तुमसे सुबह में मिलना चाह रहा था, लेकिन मैंने अभी कुछ आवाज़ सुनी तो मैं तुम्हारे बारे में चिंतित हो गया था। सिंजी सोचता है, एक नया पड़ोसी, और दरवाज़ा को खोलता है और कहता है, कोई बात नहीं, मेरे घर में कीड़े मकोड़े थे तो मैं उसे बस ख़त्म कर रहा था। वो पड़ोसी बोलता है, ओ ऐसी बात है, ठीक है तो। और तभी बोलते हुए कहता है, ये हमारी स्पेशलिटी है, प्लीज़ आप इसे एक्सेप्ट कर लें। सुनी सोचता है, ओह ये बात है, और सोचने लगता है, मुझे तो ये तो एक्सेप्ट नहीं करना था, लेकिन ये स्पेशलिटी है, मुझे इसे भी कुछ देना होगा बदले में। और उसे थैंक यू करके अपने दरवाजे को बंद कर लेता है और उस गिफ्ट को अपने टेबल पे रखता है और कहता है, अब मैं सोने जा रहा हूँ, तुम लोग भी आराम से सो लेना, और कुछ चाहिए हो तो खा लेना वहाँ से। तभी हमें क्विंजी को दिखाया जाता है, जो कि कहती है, इन्फेंट डेथ केस अब बंद हो रहा है, ये रही इसकी फाइल, तुम इसे स्पेशल डिपार्टमेंट को दे देना। वो ऑफिसर बोलता है, ठीक है मैं समझ गया, थैंक यू, और वो वहाँ से जा रही होती है। तभी वो ऑफिसर बोलता है, क्या तुम 1 मिनट के लिए रुक सकती हो? वो ऑफिसर जिया जेंग अपने सिर पे हाथ रखते हुए बोलता है, मुझे तुमसे कुछ पूछना है स्पेशल डिपार्टमेंट के बारे में। क्विंजी बोलती है, वो क्या है? वो घबराते हुए बोलता है, क्या तुम्हें पता है मेरे पास कोई एक बच्चा है? क्विंजी बोलती है, तुम्हारा मतलब क्या है? हम लोग कोई कलीग्स नहीं है जो मुझे ये सब बात पता होगी। वो बंदा बोलता है, मुझे माफ़ करना, पर मेरी एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, वो रोज़ आती है मुझे। क्विंजी चौंकती है और वो बंदा बोलता है, मेरी पत्नी और मेरे कोई भी बच्चे नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे घर पे कोई बच्चा रहता है। पहले मुझे लगा था कि मैं स्ट्रेस में हूँ क्योंकि मैं काम बहुत ज़्यादा करता था, और हम लोग ने अपने फ्यूचर बच्चे के लिए एक रूम भी बनाया था, लेकिन जब मैं उस रूम में जाता हूँ तो मुझे ऐसे बहुत निशान मिलते हैं जिससे मुझे पता चलता है कि उस रूम में कोई रह रहा है, जैसे कि स्नैक्स, मैगजीन्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स। वो सब ऐसे बंदे के हैं जो कि 16 या 17 साल के होंगे। क्विंग से पूछती है, 16-17 साल के, क्या वो एक स्टूडेंट है? गाइस मुझे लग रहा है ये बिनमिन के फादर है, क्योंकि बिनमिन की मेमोरी को भी अल्टर कर दिया गया है ना, वो अभी मर चुका है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें मिंगी अपार्टमेंट के बाहर का सीन दिखाया जाता है। सिंजी वहाँ पे आराम से टहल रहा होता है, तभी उसके फ़ोन पे नोटिफिकेशन आता है जो कि क्यूआन यूआई की तरफ से होता है। वो मैसेज करती है, मिंगी अपार्टमेंट में कोई खतरा है। सिंजी सोचता है, मिंगी अपार्टमेंट में कोई खतरा है, मुझे शांति से इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। तभी उसे सामने कोई आते हैं और कहते हैं, तुम युआन सिंजी हो ना? मैंने सही कहा ना? और हम देख पाते हैं वो स्पेशल डिपार्टमेंट के बंदे होते हैं, और असिस्टेंट कहती है, हम लोग पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से हैं। सिंजी चौंकता है और कहता है, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था इन सबसे मैं ऐसे मिलूंगा। सिंजी बोलता है, तो क्या बात है? हांगिन बोलता है, क्या तुम बिनबिन को जानते हो, जो कि तुम्हारे घोस्ट क्लब का फॉर्मर मेंबर था? ये बोलता है, हाँ मैं जानता हूँ। क्विंगी बोलती है, तो तुम हमें कुछ बताओ बिनबिन के बारे में, वो अचानक से गायब कैसे हो गया है? सिंजी बोलता है, चलो मैं अपने घर पे बताता हूँ तुम्हें। तो वो लिफ्ट के सामने रहता है और कहता है, मेरा घर ऊपर है। क्विंगी सिंजी को देखते हुए कहती है, इसका स्पिरिचुअल पावर तो 3rd लेवल पे है। फिर हमें सिंजी के घर का सीन दिखाया जाता है। सिंजी बोलता है, आपके सवालों का मैं जवाब दूंगा, लेकिन पहले मुझे कुछ क्वेश्चन पूछने हैं आपसे। क्विंजी कहती है, ठीक है पूछ लो। फिर सिंजी कहता है, मुझे लगता है आप लोग पब्लिक सिक्योरिटी डिपार्टमेंट से नहीं हो, आप लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हो। ये बात सुनकर सभी चौंक जाते हैं। ये कहता है, मुझे लगता है कि आप लोग को मैंने मूर्ख बना दिया है, क्योंकि इस वर्ल्ड में स्पेशल मॉन्स्टर भी है और साइकिक पावर भी है, तो मुझे लगा आप लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हो। यह बात सुन के पेंगुइन उसका ग्लास फोड़ देता है। सिंजी कहता है, वो कप थाउजेंड्स ऑफ येन की है, तो मैं इसका जुर्माना भरना होगा। यह बात सुन के पेंगुइन बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आता है और कहता है, ये फालतू सी चीज़
$1000 की है, तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। हैंगिंग कहती है तुम्हें जुर्माना दे दिया जाएगा, और हमें नहीं पता है कि तुम्हारे कैसे पता है कि हम लोग स्पेशल डिपार्टमेंट से हैं, लेकिन मुझे तुम्हें कुछ कहना है। हम लोग सिर्फ मॉन्स्टर के रूल को जानते हैं, हम लोग उसे एलिमिनेट नहीं कर सकते, सिर्फ कैद करते हैं। तुम्हारे पास पोटेंशियल क्यों ना हो, लेकिन तुम इस मैटर को लाइटली नहीं ले सकते हो, नहीं तो तुम किसी दिन किसी मॉन्स्टर के द्वारा मारे जा सकते हो। तो ठीक है, अब मुझे बताओ तुम्हारे दोस्त के बारे में, क्या उसने कोई आई बॉल को देखा था? सिंजी बोलता है आई बॉल? हम लोगों ने तो बस एक गेम खेला था, और मैंने उस गेम का रूल पता कर लिया और बच गया। क्वीन जी बोलती है गेम? कौन सा गेम, और उसका नियम क्या है? सिंजी बोलता है पहले मेरे सवालों का जवाब दो, मुझे अभी भी कुछ पूछना है। अगर तुम मुझे बता दोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा जो तुम्हें जानना है और जो मुझे पता है। किसी हंसती है और कहती है ये एक नॉर्मल बंदा है जिसके अंदर पोटेंशियल है, इसे पता है कि नेगोशिएशन कैसे किया जाता है, ये बहुत ज़्यादा क्लेवर है, लेकिन मुझे पता है ये अभी तक बहुत मॉन्स्टर से फेस नहीं किया है। और बोलती है ठीक है पूछो जो तुम्हें पूछना है और जो तुम जानना चाहते हो। क्योंकि बोलता है स्पिरिचुअल पावर, मुझे जानना है स्पिरिचुअल पावर के बारे में, थर्ड लेवल के बाद क्या होता है और तुम्हारे कौन कौन एबिलिटी मिलती है। क्वीन जी कहती है कोई भी एबिलिटी नहीं, तुम जितना ज़्यादा स्पिरिचुअल पावर को बढ़ाओगे तीसरे लेवल के बाद तो तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर बढ़ेगा, जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रेशर होगा उतना ज़्यादा तुम्हारा रेंज बढ़ेगा, और स्पिरिचुअल प्रेशर तुम्हें मॉन्स्टर को मारने में मदद करेगा। हम इस बारे में आगे बढ़े इससे पहले मुझे पता करना है तुम बचे कैसे। सिंजी कुछ नहीं बोलता है और दोबारा कहता है मैंने उस गेम को खेला और मैं 2 बार मारा गया, लेकिन तीसरी बार मैंने पता लगा लिया नियम के बारे में और मैं बच गया, और ये एबिलिटी है मेरी। यह बात सुन के सभी चौंक जाते हैं और सोचते हैं इसकी एबिलिटी तो सब्स्टिट्यूएंट डेथ है। क्वीन जी सवालों का जवाब देती है कि जितना तुम स्पिरिचुअल पावर को इन्हांस करोगे थर्ड लेवल के बाद उतना तुम्हारी क्वालिटी ऑफ सोलो इम्प्रूव होगी और तुम मॉन्स्टर से लड़ सकते हो, लेकिन मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ चाहिए जो कि मॉन्स्टर के बराबर ही हो, और उसे पाने के लिए तुम्हारे अपना सोल को गंवाना होगा। ये कहते कहते वो सिंजी के साथ सोफे पे बैठ जाती है और पूछती है और भी कोई क्वेश्चन है तुम्हारा क्या? सिंजी सोचता है ये मुझे तो पता है कि ये सब है लिटिल आई और कोई जो आई के इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, लेकिन वो अभी लिटिल आई पे कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं डालेंगे। मुझे नोटबुक के द्वारा पता है, लेकिन जो आई उस पर बहुत ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस है, और मैं इनसे कुछ झूठ भी नहीं बोल सकता, नहीं तो इंटरनेट के द्वारा इन्हें पता चल जाएगा और मुझे बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। और सिंजी कहता है तो मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, अब मैं आपके सभी क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, पूछिए आपको क्या पूछना है। और वो एक पेज को टेस्ट पे रखते हुए बोलता है ये गेम का नाम है इट्स योर टर्न। तभी उसके डोर से एक नॉक होती है, वो बोलता है मैं आ रहा हूँ, और वो गेट को खोलता है। हम देख पाते हैं वो वही नेबर है जो रात में आया था, और कहता है मैं अपने सामानों को ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अभी सीजर्स की ज़रूरत है, क्या तुम मुझे दे सकते हो अभी? संजय सोचता है ये बंदा ये ज़रूर कुछ अलग है। तभी उसे कुबाई का मैसेज याद आता है मिंगयू अपार्टमेंट इज इन डेंजर, और हम देख पाते हैं उस बंदे के पीछे कोई मॉन्स्टर है। संजय बोलता है ठीक है रुकिए मैं अभी आ रहा हूँ, और वो बंदा कहता है ठीक है मैं रुक सकता हूँ 2 मिनट लिए, और वो बंदा का बोलता है सॉरी फॉर बॉदरिंग यू। क्विंगजी उस बंदे को देखती है। सिंजी सोचता है स्पेशल डिपार्टमेंट ने में से किसी ने भी इसे नोटिस नहीं किया, क्या है कुछ गलत है या मैं ही कुछ ज़्यादा सोच रहा हूँ? और वो सीजर देते हुए कहता है इसे लौटाने की इतनी जल्दी भी नहीं है, आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। वो बंदा बोलता है थैंक यू, और वहाँ से चला जाता है, और वो दरवाज़ा को बंद करता है और सभी से कहता है आपको वेट कराने के लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, ये मेरा नेबर है जो अभी अभी शिफ्ट हुआ है। क्वीन बोलती है ठीक है तो अपनी कहानी को जितना शॉर्ट हो सकता है उतना जल्दी से सुनाओ, मुझे टाइम नहीं है। असिस्टेंट कहती है आप जितना भी जानते हैं उसे इस पेज पे लिख दीजिए। संजय सोचता है उन्हें अभी तक महसूस नहीं हुआ कि यहाँ पे कुछ गलत था, ऐसा लग रहा है कि मैं इन पर निर्भर नहीं रह सकता है, मुझे बस इन्वेस्टिगेट करने के लिए इनकी मदद लेनी होगी। संजय उस नोटबुक को लेता है और कहता है मुझे इनकी मदद करनी होगी, क्योंकि अगर कहीं पर भी पता चल गया कि मैंने इन्हें गलत बताया है तो प्रॉब्लम हो सकती है। तभी वो नोटबुक पे कुछ लिखने लगता है और लिख के बोलता है यही मुझे पता है। सभी लोग उस पेज को देखने लगते हैं गौर से। क्विंजी बोलती है तुम्हारे पास स्पिरिचुअल विजन नहीं है जो तुम देख नहीं सकते हो? हंगी उस पेज को लेके बोलता है कि इस स्पेशल केस को सिर्फ एक पावरफुल इंस्पेक्टर ही सॉल्व कर सकता है, जैसे कि मैं। क्विंजी सिंजी से पूछती है सन क्या तुम स्पेशल डिपार्टमेंट ज्वाइन करना चाहोगे? सिंजी कहता है इससे मेरा क्या फ़ायदा होगा? ये कहती है कि इससे तो हम तुम्हें बता पाएंगे स्पिरिचुअल पावर के बारे में, और तुम्हें जो भी चाहिए वो तुम्हें मिलेगा। बगल से हंगी कहता है और तुम्हारे अकाउंट में अभी के अभी 50 मिलियन ट्रांसफ़र हो जाएंगे, तुम्हें घर और गाड़ी भी मिल जाएगी,
अभी के अभी। और क्विंजी बोलती है हर केस को इन्वेस्टिगेट करने के बाद तुम्हें एक एडिशनल बोनस मिलेगा। तुम कुछ भी पहले कर सकते हो, तुम्हें रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तुम बाद में रिपोर्ट करना है और कुछ गलती होगी तो। ये पूछता है तो मेरा काम क्या है? क्विंजी कहती है तुम्हें बस स्ट्रेंज इवेंट को इन्वेस्टिगेट करना है। हम लोग जैसे इंस्पेक्टर ऐसे ही स्ट्रेंज केस को इन्वेस्टिगेट करते हैं और पता लगाते हैं रूल्स को, और हम अपने जीवन को खतरे में डाल के पैसे और पावर कमाते हैं। जब तुम्हारा इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगा तभी तुम्हारा टाइम भी स्टार्ट हो जाएगा। तुम कितना देर लगा रहे हो एक केस को सॉल्व करने में। एक्सेप्ट सेक्शन चीफ, मैंने आज तक एक भी इंस्पेक्टर को नहीं देखा है जो 10 साल से ज़्यादा तक जिए हैं, कि वो काम में इतने ज़्यादा फोकस हो जाते हैं कि उनका मेंटल प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है और वो सिर्फ काम ही करते रहते हैं। इस कारण हमारे स्पेशल डिपार्टमेंट में शिफ्ट सिस्टम को लाया गया है जिससे प्रॉपर फंक्शनिंग हो सके। लेकिन हम लोग तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करने के लिए। सिंजी बोलता है क्या मेरे पास चॉइस है? हांगिन बोलता है ऑफ कोर्स है, हमारे पास एक टाइप का इंस्पेक्टर है जो कि स्पेशल डिपार्टमेंट के अंदर काम नहीं करता है। तुम्हें बस एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन बनानी होगी कि स्पेशल डिपार्टमेंट के 2-3 टास्क कंप्लीट करेगी। अगर तुम मेरे जैसा बनना चाहते हो तो तुम्हें किसी के स्पेशल डिपार्टमेंट को ज्वाइन करना होगा। इसके बहुत ज़्यादा प्रॉफिट है। अगर तुम्हें ज्वाइन करना है तो मेरे पास आ जाना, थोड़ा सा कमीशन मिल जाएगा और हम अपने पैसे को 50-50 बांट लेंगे। असिस्टेंट कहती है अपना भी टीम बना सकते हो। लेकिन गुस्से में बोलता है शांत रहो। मुझे अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि हमारे दुश्मन मॉन्स्टर है, इंसान नहीं। तुम ये इन्वेस्टिगेट करते करते पता लगा पाओगे। तभी सिंजी भी उससे हाथ मिला लेता है और कहता है मैंने अपना मन बना लिया है, मैं अपना टीम बनाऊंगा, इसका नाम रहेगा घोस्ट टीम। और उसे अपने दोस्तों की याद आती है। हम देख पाते हैं कि वे लोग वहाँ से जा रहे होते हैं और हैंगिन असिस्टेंट को पकड़ते हुए बोलता है तुम बहुत ज़्यादा ही बात करती हो। सबके जाने के बाद सिंजी बोलता है लिटिल आई। पाते हैं उसके हाथ से वो लिटिल आई मॉन्स्टर निकलता है जो कि बहुत ज़्यादा ही कूल पैर होता है। सिंजी सोचता है स्पेशल डिपार्टमेंट जब मेरे डोर पे आई तो मैंने लिटिल आई को अपने हाथों में ले लिया था। कहता है मैंने अभी तक अपने पावर को टेस्ट नहीं किया, अगर मैं किसी से लड़ूंगा मेरे पास एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन होगा लेने के लिए, या तो मैं उन्हें मार भी सकता हूँ। तभी वो दोनों बाहर निकलते हैं और कहता है तो अब बस से सिंजी कहता है तुम लोग स्पेशल डिपार्टमेंट के से रिस्ट्रिक्टेड हो, अब मुझे दूसरा मेथड यूज़ करना होगा अपने पॉइंट्स को बढ़ाने के लिए। भूलना मत हमारा नेवर भी एक मॉन्स्टर है, हमें उससे भी निपटना है। तभी उसके नोटबुक पे एक मैसेज आता है कि तुमने आई बॉल इन द क्रैक को सक्सेसफुली इमेड कर लिया है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन बहुत ज़्यादा ही पसंद आई होगी।